अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा खबर। मेरा आपका साथ होगा 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। सबसे पहले जो आज की टॉप स्टोरीज़ हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं। तो गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद में MQM और नून लीग के माबैन जो है वो पाँचवीं मीटिंग हुई है और इस मीटिंग के मुताबिक 3 मुतालबात कानून साजी से मुताल्लिक़ और दीगर सियासी नौइयत के हैं। अब ये कहा जा रहा है, खबर ये आ रही है कि NFC रकम सूबों के बजाय मकामी हुकूमतों को बराह रास्त मुंतकिल की जाए। पहला मुतालबा तो ये रखा गया है। दूसरा मुतालबा ये है कि मकामी हुकूमतों का तसलसल हो और जिस सूबे में ऐसा ना हो वहाँ आम इंतखाब रोका जाए। दूसरी जानिब जो MQM का तीसरा मुतालबा है वो ये कि कोटे सिस्टम पर मुल्क भर में अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। और ये भी कहा गया है कि MQM का ये भी मुतालबा है कि तीनों मामलात पर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। तो अब ये कहाँ तक पहुँची मीटिंग में मामलात, आज हम इस पर डिस्कशन करेंगे। इसके साथ साथ PIA फ्लाइट किचन कराची में निजकारी के ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया और एहतजाज के मरकज़ी क़यादत सदर हिदायतुल्लाह खान जो है वो आइंदा का लाएअमल बताएंगे कि अब आगे क्या करना है। फ़्लाइट किचन को किसी थर्ड पार्टी के हाथों में ना सौंपा जाए और ये PIA है जिसकी ही जिम्मेदारी है। आप बाहर मुलाजमीन की नौकरियां जो है इन तमाम चीज़ों से दाव पर लग जाएंगी और इससे जो है वो नुकसान भी होगा। केटरिंग वैन को भी सिक्योरिटी ने रोका हुआ है ताकि ये बात हम पर आ जाए कि हमारी वजह से फ़्लाइट लेट हुई। फ़्लाइट किचन एशिया का जो PIA का फ़्लाइट किचन है वो एशिया का सबसे बड़ा फ़्लाइट किचन है और उस पर उन्होंने कहा कि दीगर अशिया भी फराहम की जाती हैं, मुसाफिरों को खाना भी फराहम किया जाता है, तो ऐसा ना किया जाए, निजकारी ना की जाए। इसके अलावा कराची में निजी स्कूल्स ने सूबाई महकमा तालीम के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। निजी स्कूलों ने जून जुलाई की फ़ीसें मार्च और फरवरी में लेनी शुरू कर दी हैं और ली भी जाती हैं हर साल और इस पर अहकामात भी आए थे, लेकिन उसके बावजूद हमें कोई खातिर ख्वाह इक़दाम होते हुए नज़र नहीं आए। पिछले साल भी हुआ था लेकिन फ़ीसेस तो स्टूडेंट से ली ही गई थी। तो इस दफ़ा भी ऐसे ही हो रहा है कि जो वाउचर्स हैं वो जारी कर दिए गए हैं और वालिदैन से ज़बरदस्ती जून जुलाई की फ़ीस अभी से वसूल नहीं कर सकते। DG प्राइवेट स्कूल्स का ऐसा कहना है, लेकिन वालिदैन ये सवाल कर रहे हैं कि माशी तंदस्ती है, इसके अलावा 2 माह की फ़ीस एक साथ कैसे दे सकते हैं, इस बारे में उनको आगाह किया जाए। बहुत मुश्किल काम है। इससे पहले भी नोटिफिकेशन आया था लेकिन इस पर किसी ने अमल दरामद नहीं किया। इसके अलावा इम्तिहानी नताइज से जुड़े अमले की तरबियत का बड़ा फ़ैसला किया गया है। इम्तिहानी कॉपियाँ कैसे जांची जाएँ, अमले को सिखाया जाएगा। नताइज कैसे तैयार की जाए ये भी बताया जाएगा। इसके अलावा टीचर्स को भी ट्रेन करने के हवाले से भी कुछ दिनों पहले बात हुई थी कि उनको भी ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। फ़ैसला इम्तिहानी नताइज के मैार को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। इंटर के नताइज के घपलों में और ख़याब मैार पर जो है वो ये फ़ैसला किया गया है। वज़ीर आला की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने तरबियत की सिफारिश की थी और रीजनल डायरेक्टर कॉलेज एजुकेशन की सरबराही में कमेटी भी कायम की गई। कमेटी इम्तिहानी अमले की तरबियत के लिए इदारे और अफराद तजवीज़ करेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है कि चलें कमेटी बना दी जाएगी और ये कमेटी अब चेक एंड बैलेंस करेगी और उसको ट्रेन भी किया जाएगा। इसके अलावा 8 ख़वातीन पुलिस एहलकारों ने मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत हासिल कर ली है कराची पुलिस में और मुख्तलिफ थानों में तैनात ख़वातीन कांस्टेबल्स ने 15 रोज़ में तरबियत हासिल की और वो अब हमें बाइक्स पर भी नज़र आएंगे। ख़वातीन को पहले भी मोटरसाइकिल पर तरबियत दी गई थी और ख़वातीन को मर्दों के शाना बशाना होना चाहिए, ऐसा कहना है ख़वातीन एहलकार का जिन्होंने ट्रेनिंग्स लिया। और वे कहते हैं महकमा पुलिस में मर्दों के साथ साथ ख़वातीन पुलिस एहलकार भी मोटरसाइकिल की गश्त कर सकेंगी। 8 ख़वातीन एहलकारों की तरबियत मुकम्मल होने के बाद मज़ीद 6 कांस्टेबल्स हैं जो कि अब तरबियत हासिल कर रही हैं। इसके अलावा मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि शब बरात के मौके पर फातह खानी के लिए कब्रिस्तान जाने वाले शहरियों को सहूलत फराहम की जाए और कब्रिस्तान की हदूद और उसके क़यूद में रोशनियों का इंतज़ाम किया जाए, सफाई सुथराई के बेहतर इंतजाम किए जाएँ। हर कब्रिस्तान पर सहूलत मरकज़ बनाया जाए जहाँ सिटी वार्डन्स होंगे, 1112 की एम्बुलेंस वैन होगी, फायर टेंडर होगा, पीने के पानी का टैंकर मौजूद होगा। कब्रिस्तान के बाहर गाड़ियों की आमदोरफ्त और पार्किंग के लिए भी सिटी वार्डन्स की टीम तैनात की जाएगी। तो ये भी एक अच्छा इक़दाम हमें नज़र आ रहा है कि चलें इस बहाने एक सफाई का सिलसिला हो जाता है कब्रिस्तानों के बाहर भी और इतनी बड़ी तादाद में लोग जा रहे होते हैं अपने प्यारों को जो है वो फातिहा खाने के लिए, तो वहाँ पर एक एक्टिविटी होती है बहुत ज़्यादा, तो हमें सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। उसके साथ साथ जो है वो टाइफाइड, खसरा और वर्सेला की जो वैक्सीन है वो महंगी हो गई है, उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अमराज़ कल्ब, शुगर, कैंसर, एंटीबायोटिक्स और जो दीगर अद्वियात हैं वो भी महंगी हो गई हैं। जिस्मानी दर्द, मिर्गी की दवा और जो जल्द सुन करने वाले इंजेक्शन हैं उसकी कीमत में भी इजाफा हो गया है। मैदे के अमराज में खून पतला करने वाले इंजेक्शन की कीमत में भी इजाफा हुआ है। तो यानी ऐसा लग रहा है कि सभी कुछ बहुत महंगा हो गया। ORS के साशेज़ महंगे हो गए। सांप के बाद जो काटने की वैक्सीन लगाई जाती है उसकी कीमत में इजाफा हो गया है। इंसदाद मलेरिया की गोली, कब्ज़, पेंसिलिन इंजेक्शन की कीमत में भी इजाफा हो गया। पैरासिटामॉल सिरप तक महंगा हो गया। ब्रोफीन और जो बुखार के सिरप हैं
और जो गोलियाँ उसकी कीमत में भी इजाफा हो गया। नोटिफिकेशन हमारे से जारी कर दिए गए। तमाम जो दवाएँ हैं, चाहे वो छोटी बीमारी हो चाहे वो बड़ी बीमारी हो, उनकी कीमतों में इजाफा हमें होता हुआ नज़र आ रहा है। तो हम वेलकम करते हैं अपने मेहमानों को शो में, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अशरफ खान साहब और रोडियो साहब, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक है? मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। तो ये दवाएं बड़ी महंगी हो गई हैं और इतना ज़्यादा जो है ना वो प्राइस में हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है। जैसे भी मैंने पढ़ा भी कि आप बुखार से लेकर और टीबी हो, सरतान हो, एंटीबायोटिक्स हो, इंसुलिन हो, कोई भी चीज़ है वो डबल प्राइस पे ट्रिपल प्राइस पे चली गई और कोई रोकने वाला नहीं। नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं। देखिए, नहीं, इसको ये समझना होगा रमशा के निगरान सेटअप ने जो अभी फैसला किया है उसमें ये किया है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो कीमतों का तयन करती थी फार्मा इंडस्ट्री की, उसको अब डी रेगुलेट कर दिया। डी रेगुलेट का मतलब ये है कि जो फार्मा इंडस्ट्री है वो अपनी पैदावारी लागत अब मुंतकिल कर देंगी दवाइयों पे। अब अगर हम देखें कि इन्होंने ये फैसला तो कर दिया, अब ये समझ रहे हैं कि हम एक तरक्की याफ्ता मुल्क हैं और हम अमेरिका में, यूके में हैं और इतनी कमाई कर रहे हैं लोग कि मत पूछें। तो उसको देखते हुए इन्होंने जैसी ही ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने डी रेगुलेट करने का नोटिफिकेशन दिया, उसके बाद ये बिल्कुल रेडी थे और इन्होंने हर प्राइस, हर चीज़ की कीमतों में इजाफा कर दिया। लेकिन अगर हम देखें इस वक्त जो हमारी टोटल आबादी है पूरे मुल्क की, अगर हम बात करें 24 करोड़, उसमें से 12 करोड़ तो गरीब लोग हैं। अब वो गरीब लोग तो कहाँ जाते हैं भाई? सरकारी अस्पताल में। और जो दवाइयाँ हैं इस वक्त, बीमारियाँ देखें आप, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ हैं। शहर में जो गंदगी है उससे बीमारियाँ हो रही हैं, उसके लिए कोई सफाई के इंतज़ामात नहीं होते हैं। और मगर जो फ़ैसले होते हैं वो आवाम को महंगाई के बोझ में डालने के लिए फ़ौरन से फ़ैसले हो जाते हैं। उन्होंने जो किया डी रेगुलेट करने का, ठीक है, वो कह रहे हैं दवाइयाँ शॉर्ट हो रही थी, वैसी महंगी मिल रही थी, ये भी हम मानते हैं। लेकिन वो जो शॉर्ट होने के बाद जो महंगी हो रही थी वो प्राइस से भी ऊपर चली गई है, यानी कि ऑलरेडी पहले महंगी मिल रही थी। आपको भी पता है पैनाडोल, एक नॉर्मल सी बात है, पैनाडोल की भी हमने बात की थी, पैरासीटामोल की बात की थी, कैल्पोल होती है जो बुखार के लिए ये आम जो टैबलेट का था। अब ये तो थी, लेकिन बच्चों के लिए जो एंटीबायोटिक जो सिरप आते हैं वो पहले ही महंगे थे, अब उसके बाद अब ये नहीं। अब इनको ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो आवाम है वो क्या ये बोझ बर्दाश्त कर सकती है। ये तो दवाइयाँ अगर ये बना रहे हैं तो ये तो बोलते हैं हम एक्सपोर्ट भी करेंगे। अब एक्सपोर्ट करने के लिए बाहर जो उनकी जो ISO सर्टिफिकेट हैं, उनकी जो एक कैटेगरी है, क्वालिटी है, क्या हम मेंटेन कर पाएंगे? हमारे यहाँ तो मतलब हमने जब छापे मारे हैं और बहुत सारे हमने काम किए हैं कि होलसेल मार्केट में विक्स तक जाली मिलती है, दवाइयाँ जाली मिलती हैं। तो इसको रोकने के लिए आपने कोई काम नहीं किया है। आप सोचें एक बच्चे को जाली दवा देंगे, क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। ये इन्होंने उनकी फेवर में आके फार्मा इंडस्ट्री को फ़ौरन से फेवर दे दी, डी रेगुलेट कर लिया। उनसे ये नहीं पूछा जाली दवाइयाँ कौन बना रहा है। ठीक है, विक्स एक नॉर्मल जो आप इनहेलर के तौर पे वो यूज़ करते हैं नज़ले ज़ुकाम में, वो तक गायब हो गई है। बुखार की गोली जाली है, बेअसर गोलियां जो है वो आ रही हैं और महंगी तरीन आ रही हैं। 10 रुपये वाली गोली की कीमत 30 रुपये 40 रुपये पे पहुंच गई है और वो भी जब आपको ज़्यादा ज़रूरत है तो मिलती भी नहीं है। जी नहीं, वैसे किसी डॉक्टर से पूछो, किसी आम शख्स से पूछो, आजकल हर कोई डॉक्टर बन गया है। जो ही मामूली वायरस हो जाए तो कहते हैं पैनाडोल खा लो। पैनाडोल है कहाँ? स्टोर पर जाओ, कहते हैं पैनाडोल ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वाफर मकदार मौजूद है। दूसरी बात, अशरफ खान साहब कि निगरान हुकूमत को मैंडेट दिया किसने है कि इस तरह के फैसले करे? ये तो फैसले मुंतखब हुकूमत को करने चाहिए, जिसके पास इख्तियार होने चाहिए। इनके पास इख्तियार ही नहीं, इनके पास इख्तियार ये थे कि आपको आम इंतखाबात कराने हैं या जो माजी हुकूमत फैसला कर चुकी है उस पर अमल दरामद कराना हो। लेकिन हमारे जो काकड़ साहब हैं, कल जाते जाते हुए ऐसे फैसले करते जा रहे हैं कि उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। आते हुए आवाम पर ऐसा बम गिरा देते हैं कि भाई आप इस तरह के फैसले कर रहे हैं। लेकिन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उसके मातहत जो है ड्रग इंस्पेक्टर भी हैं जो महकमा सेहत से रिलेटिव है। लेकिन हमारे ड्रग इंस्पेक्टर सिर्फ भत्ताखोरी के अलावा क्या करते हैं? कहाँ चेक एंड बैलेंस कहाँ है? किस स्टोर पर क्या हो रहा है? कोई स्टोर रजिस्टर्ड है या नहीं है? उसका स्टोर चलाने वाला वो क्या करता है? उसके पास वो सर्टिफिकेट है या नहीं है? इस तरह का चेक एंड बैलेंस तो हमारे पास ना होने के बराबर है। हमारा महकमा सेहत हो, वफाकी हो या सूबाई हो, उसके पास तमाम तरह इख्तियार मौजूद होने के बावजूद जो मातहत इदारे हैं वो इदारे काम नहीं करते हैं। उन इदारे से कौन पूछेगा? हमारे जो अवाम है वो एहतजाज करता है, महकमा सेहत ये करा। महकमा सेहत एक नहीं है, महकमा सेहत वफाकी भी है, महकमा सेहत सूबाई भी है, उसके मातहत इदारे भी हैं। उन इदारों से पूछने वाला कोई बंदा नहीं है। हम खासतौर पर रिपोर्टर जो खबर चलाते हैं महकमा सेहत ने लापरवाही की इंतहा कर दी। लेकिन महकमा सेहत के मातहत जो इदारा ड्रग इंस्पेक्टर वो क्या करे? ड्रग इंस्पेक्टर सब बताखोरी के कोई काम करने को तैयार नहीं है। इसलिए हमारे स्टोर्स हैं, मेडिकल स्टोर जितने भी हैं, उन पर कोई चेक एंड बैलेंस तो है ही नहीं। बड़ा स्टोर है, उस पर जो हमारे जो पोश इलाकों में खासतौर पर बड़ी जिसके पास पैसा है वो चले जाते हैं, उनके वो चेक एंड बैलेंस है नहीं, वो पूछते भी नहीं है। पर्ची देते हैं उनको, बिल कंप्यूटर से निकलता है, लेके चले जाते हैं। लेकिन आम बंदा पूछता है
अगर पेनाल्टी का पता लेता कितने का 26 रुपये का, भाई 26 का क्यों है, रेट कहाँ लिखा हुआ है, रेट उस पर है नहीं। तो इसलिए हमारे जो इदारे हैं वो काकड़ साहब, हमारे वज़ीर आज़म साहब जो है, निगरान जो है, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे फैसले करते हुए जा रहे हैं जो आवाम पर आने वाली हुकूमत के लिए नया जो है एक मसला पैदा करके जा रहे हैं, जिसका भुगतना जो होगा नई हुकूमत को होगा। अब जो इत्तेहादी है, जो जिसको हम खिचड़ी हुकूमत कहते हैं, खिचड़ी हुकूमत जो बन रही है वो भुगतेगी। खिचड़ी के अब दलिया नहीं, दलिया से खिचड़ी बन गई, खिचड़ी जो भुगतेगी वो फैसले काकड़ कर रहा है, भुगतेगी खिचड़ी हुकूमत। उसका जो मलबा डलेगा अवाम पर। अवाम जो है, मैं भी हूँ, आप भी हैं, अशरफ खान भी, हमारे कैमरा मैन भी, हमारे प्रोड्यूसर भी, सब दोस्त इसमें शामिल है। लेकिन कहने का मकसद ये है, हमारे पास जब तक इदारे अपना काम नहीं करेंगे, जब इदारे अपने मुनज़्ज़म तरीके से प्लानिंग नहीं करेंगे, तब तक सूरत बढ़ती रहेगी। पुरानी हुकूमत, काकड़ साहब भी किसी का मसला नहीं है। मसला ये कि इदारे मौजूद हैं और लोग काम नहीं करते उसके मातहत। वो किसी भी दौर में हमने देखा ये मसाइल जूझे तो ही रहे। इस पर हम मजीद भी बात करेंगे, आगे खबरें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त जो मौसम की सूरत हाल है ज़रा शहर भर में, वो भी जान लेते हैं। हमारी नुमाइंदा सबा परवेज़ हमारे साथ मौजूद है। जी सबा, बताइएगा आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और आज शहर कराची का मौसम कैसा है? जी रमशा, शहर क़ायद में जो मौसम के हवाले से बात करें तो महकमे मौसमियात ने जो है वो अब आइंदा 24 घंटों में शहर में मज़ीद गर्मी की शिद्दत में इजाफा होने का इम्कान ज़ाहिर कर दिया है। जबकि आज कराची में जो है वो सुबह से ही सूरज का तेज़ धूप का राज बरकरार है, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते हुए वाकई में नज़र भी आ रहा है। साथ ही साथ दर्जा हरारत की बात करें तो महकमे मौसमियात ने आज शहर में कम से कम दर्जा हरारत 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया। इस वक्त का दर्जा हरारत की बात करें तो वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया, जबकि महसूस किया जाने वाला दर्जा हरारत है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। साथ ही साथ महकमे मौसमियात ने कराची में आज ज़्यादा से ज़्यादा जो पारा है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया है। दूसरी जानिब जो है वो हवाओं का सिलसिला जारी है। जुनूब मगरिब की सिमत से जो है वो हवाएँ 10 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं। हवा में नमी का तनासुब जो है वो आज 49% रहा, जबकि जो फ़िज़ाई आलूदगी है वो शहर में ताहाल बरकरार है। फ़िज़ा में जो आलूदगी के ज़र्रात हैं वो 151 पार्टिकुलेट मीटर्स रिकॉर्ड किए गए हैं, जिसकी वजह से कराची जो है वो आज दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 7वें नंबर पर मौजूद है। इसके साथ साथ जो है वो जबकि एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक 100 से 200 तक के पार्टिकुलेट मीटर्स इंसानी सेहत के लिए मुज़र करार दिए गए हैं, जबकि 200 से 300 तक के पार्टिकुलेट मीटर्स इंसानी सेहत के लिए ख़तरनाक है। तो जो तिब्बी माहिरीन हैं वो शहरियों को बिलखुसूस इस मौसम में जो है वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने का मशवरा देती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की ज़रूरत इसलिए भी है कि अभी हमने कल को बताया था कि वायरस है, एडिनो वायरस, वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, जिसमें नज़ला, खांसी, बुखार, ज़ुकाम हो जाता है और वो 3 से 4 दिन आपको उसमें लगते हैं कि आपकी जो कैफियत है वो बहुत ज़्यादा आप बिज़ी फील करते हैं, फीवर हो जाता है, बॉडी पेन होता है। तो उसमें जो है वो आप अपना ख्याल रखें और अपनी इम्यूनिटी पे जो है वो वर्क करें, हेल्दी डाइट रहे, फ्रूट्स खाएं और मौसम को भी साथ साथ जो है वो ताकि आप इंजॉय कर सकें। थैंक यू सो मच सब, आपने हमें अपडेट किया। हम यहाँ पे ब्रेक ले लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब अब हम बात करेंगे कि इस्लामाबाद में जो है MQM पाकिस्तान और नून लीग के दरमियान जो है 5वीं मीटिंग हुई है। तो आज़ाद भाई, 3 मुतालबात तो सामने रख दिए हैं MQM ने और इन मुतालबात को आप कैसे देखें? जैसे मैंने भी डिस्कस भी किया था, अब हमको एक दफ़ा फिर बताए थे कि एक तो ये कि NFC की रकम सूबों के बजाय मकामी जो हुकूमत है उनको बरह रास्त मुंतकिल की जाए। दूसरी बात ये कि मकामी हुकूमतों को तसलसल हो, कोटा सिस्टम जो है उसको मुल्क भर में अमल दरामद जो है वो किया जाए और इन तीनों मामलात पर कानूनी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। सच्ची बात, ये तीनों मुतालबात जो है ना उन पर फैसला हो चुका है, लेकिन अमल दरामद बाकी है। ये मुतालबात सियासी हैं, अवामी नहीं है। सिर्फ इंतखाबात के लिए, अवाम के दिलों पर घर राज करने के लिए ये किए जा रहे हैं। सूबाई मालियाती कमीशन ऑलरेडी बनी हुई है, जो सिंध असेंबली ने कानून पास किया, उसके तहत वज़ीर आला सिंध जो है उस कमीशन के सरबराह हैं। इसके अलावा मेयर कराची हैं और दीगर जो नुमाइंदगान मुकामी हैं उस कमीशन के मेंबरान हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद को नहीं करता। लेकिन जो हमारी जो साइंस सरकार है वो नहीं करती है, जिसके बायस MQM उसको सियासी इशू बनाकर मुतालबात के हिस्से में डाल देती है। दूसरा ये है कि आइनी तरामीम है, आइनी तरामीम MQM ने 18 तरामीम उसको खुद हिस्सा थी। उस वक्त क्यों नहीं कहा गया कि मामला हल करने चाहिए? उस वक्त खामोश थी। ये भी अवामी नहीं, सियासी इशू है। तीसरा ये है कि मुकामी हुकूमत का क्या मामला है, इसके लिए हमारे पास कानून मौजूद है, उस पर हुकूमतें फैसला नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट के अहकाम के बाद जो है इंतखाबात होते हैं, जिसमें हमारे पास सिलेक्शन हो जाती है। सिलेक्शन होने के बाद हमारे जो नुमाइंदगान जो सिलेक्ट होकर आ जाते, जिसमें बलदियाती काउंसिल के तमाम नुमाइंदगान शामिल, जिसमें मेयर भी हैं, चेयरमैन भी हैं,
मुशर्रफ दौर के निज़ाम को चेंज करके नाम चेंज किए गए, लेकिन निज़ाम वो सेम है। लेकिन उस निज़ाम को चलाने के लिए हमारे पास जो सूबाई हुकूमत है वो रजामंद नहीं है। चलो एम की मुतालबात आज कर रही है, कल सिंध असेंबली अगर अपोजिशन लीडर होगा, अपोजिशन लीडर सीएम के बाद में दूसरा नंबर जो कुर्सी चेयर होती है उस पर अपोजिशन लीडर बैठता है, वो एम क्यू का बैठेगा, हो सकता है बैठे, क्योंकि हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेगा तो वही बैठेगा। अक्सर पार्टी वो जिसके पास ज़्यादा नशस्तें हैं। सिंध असेंबली के ऐवान के अंदर हंसी मजाक, मशकरियाँ, गालम गलोच, झगड़े, बदतमीज़ियाँ, सियासी शोर शराबे चलते हैं, लेकिन सिंध असेंबली के ऐवान के अंदर ये क्यों नहीं बोलते हैं? जहाँ पर हमारे पास मीडिया में नशरियात लाइव होती है वहाँ पर बोले ये इशू है। असेंबली के अंदर मामला, ये असेंबली के फ्लोर पर मामला हल करने होते हैं। ये मामला हल करने के लिए ये वफाक के मामला नहीं है, ये सूबाई मामला है। आइन में तरामी करना ये वफाक का मामला ज़रूर है, लेकिन कौमी असेंबली करेगी, ऐवान बाला सेनेट करेगा। लेकिन ये एमक्यू पाकिस्तान इस वक्त तीनों इत्तेहादी हैं, पीपल्स पार्टी उनका इत्तेहाद का हिस्सा है, नून लीग इत्तेहाद का हिस्सा है। इसको फैसले जो हुए उस पर अमल दरामद करना, एमक्यू मतलब ये करे, इन पर अमल दरामद करो। अमल दरामद की कोई बात नहीं करता, सियासी इशू बनाकर हम जैसे रिपोर्टर खबरें चलाकर एमक्यू अपने आप को जिंदा रखना चाहती है। लेकिन होना ये चाहिए जो फैसले हुकूमत के किए गए हैं उन पर अमल दरामद करने के लिए एमक्यू पाकिस्तान बज़द रहे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन फैसलों पर अमल दरामद करे, मुकामी हुकूमत को अहकाम जो है फौरी तौर पर अमल में लाए वक्त पर। और इसके अलावा मालियाती जो अवार्ड है वो डिविजिबल पोल में मुंतकली का मामला जो उसको यकीनी बनाए। उसके साथ साथ जो आइनी तरामीम है जिसको एमक्यू के मुतालबात इख्तियारात की मुंतकली, दीगर जो मामला जो आइन में जो गुंजाइश मौजूद है वो सूबाई असेंबली, कौमी असेंबली, ऐवान बाला कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अमल दरामद का बनाना जो यकीनी ज़रूरी है, इसके लिए एमक्यू को मुतालबा करना चाहिए। बाकी जो इस वक्त मुतालबा रखे जा रहे हैं या मीडिया में खबरें नशर हो रही है, छपी जा रही है, ये सियासी मुतालबात है, सियासी अपने आप को ज़िंदा करने के लिए। मैं नहीं, अब ये जो सियासी मुतालबात हैं या ये मुतालबात अगर एमक्यू की जो बात की जाए तो एमक्यू इस तरह की मुतालबात पहले भी करती रही, जैसे आज़ाद भाई ने भी कहा है, और चीज़ें मौजूद हैं। इस वक्त आप समझते हैं वाकई अहम ज़रूरत यही 3 चीज़ें हैं या एमक्यू जो है वो और भी चीज़ों पर नेगोशिएट कर सकती है जिस पोजीशन में इस वक्त एमक्यू है? अवामी मसाइल को जब हम हल करने की बात करते हैं अशरफ खान, देखिए रमशा, एमक्यू को देखा जाए तो इस वक्त एमक्यू कराची से आई है, ये हैदराबाद से 2 सीटें जो आई, तो कौमी असेंबली की 17 सीटें हैं इनके पास, फिर सूबाई असेंबली की सीटें। इस वक्त जो ये बातें कर रहे हैं तो जैसे आज़ाद भाई ने बताया ये चीज़ें इन पाइपलाइन में हैं। पहली चीज़ मैं बताऊं कि इनके पास पोर्ट एंड शिपिंग रही, आपको भी याद होगा, बाबर खान गौरी साहब रहे, फिर उसके बाद अभी उसमें आए फैसल सदवारी आए। मेरा ये सवाल है कि जो बिजनेस कम्युनिटी हम आईटी मिनिस्ट्री मांगने देने और आईटी मिनिस्ट्री भी रही इनके पास। देखिए अब कराची की बात हो रही है तो कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी। अगर हम बिजनेस की बात करें तो पोर्ट पे एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स होता है, 125 अरब रुपए सालाना जमा होते हैं। तो वो कहाँ जमा हो रहे हैं? जो 2 पोर्ट हैं, पोर्ट कासिम केपीटी पे जो ट्रांजैक्शन हो रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर सेस टैक्स हर एक्सपोर्टर और इंपोर्टर जो माल जो यूज़ हो रहा है वो ले रहे हैं। कितने जमा होते हैं साल में? 125 अरब रुपए। अब 125 अरब रुपए, तो इनको ये डिमांड करना चाहिए कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्स की मद में जो पैसे जा रहे हैं वो कराची में लगें, क्योंकि पोर्ट सिटी है, पोर्ट कमा के दे रहा है, और जो बिजनेसमैन हैं वो पोर्ट को पैसे दे रहे हैं, तो वो पोर्ट के जो पैसे कलेक्ट हो रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेल्फ डेवलपमेंट के लिए वो कराची में लगने चाहिए। सही बात है। क्योंकि कराची की जो सूरत हाल, सर देखें पूरा सिंध तो है, लेकिन जो कराची की सूरत हाल की गई है 30 सालों में, ये एमक्यूएम 30 सालों से थी। 30 सालों में क्या किया इन्होंने? अब अगर हम बात करें कि जो इनकी ये वफाक में भी रहे, सूबे में भी रहे, अपोजिशन लीडर भी रहे, अब अगर ये आ रहे हैं, इनको अगर मिल गया है ये चीज़ें, तो ये आके करें, ये बोल रहे हैं कि अगर आइन में तरमीम कैसे होगी? आज़ाद भाई भी बताएंगे, पॉलिटिकल रिपोर्टर हमारे सीनियर। आइन में तरमीम के लिए उनको भाई पार्टी पोजीशन चाहिए, ये तो बात बात पे नाराज़ हो जाते हैं। अब यहाँ पे कराची की अगर हम बात करें, आप कराची की जाके अगर बात कर रहे हैं, तो मेरा ये है कि आपका जो टैक्स कलेक्शन है उसमें जो कराची का हक अगर नहीं मिल रहा है, कराची पे जो डेवलपमेंट नहीं हो रही है, वो कौन कराएगा? आप जैसे इन्होंने बताया सूबाई असेंबली में क्या होता है, आप देखें, कसम से शर्म आ रही होती है कि हम देखें ये दोनों असेंबली, जो कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली, ये क्या करती हैं, वहाँ जाते नुमाइंदगान अपना वो तजावीज़ देते हैं, उसके ऊपर उसको कानून साजी की जाती है, कानून साजी के बाद नीचे दी जाती है कि उस पर अमल दरामद हो। अब जैसे इन्होंने बताया कि सब चीज़ें मौजूद हैं, क्या नहीं हो रहा है? अमल दरामद। तो अमल दरामद किसने करना है जब चीज़ें मौजूद हैं? और मुराद अली शाह जो साबिक वज़ीर आला सिंध जो रहे, वो उसके लीडर थे और उसके साथ उसके हेड के तौर पे काम करे, तो उस पर अमल दरामद कराते। नहीं, तो वो अमल दरामद कराने के लिए तो ये नुकात को सामने रख रहे हैं ना, उससे पहले पोजीशन से पहले नहीं ना, वही देखें, ये चीज़ समझ एमक्यूएम थी, उनके साथ रही है, पीपल्स पार्टी के साथ भी रही है, नून लीग के साथ भी रही। अगर कराची की बात करें, आपको पता होगा कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी था, उसको चेंज किया,
सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी कर दिया, फिर KDA एक। अब इसके बाद क्या हुआ कि जब MQM का मेयर था तो ये सब चीज़ें मेयर के अंडर में थी। फिर जब पीपल्स पार्टी आई तो उन्होंने क्या किया, मेयर आया इनका, वसीम अख्तर साहब जो आए थे, तो इन्होंने उनसे सारी ताकत ले ली, किसके पास चली गई, चेंज कर दिया, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल बना दिया। और कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड था वो भी आपका जो वजीर बल्दियात में डाल दिया। तो वो काम नहीं होने दिया ना, इनकी लड़ाई उनकी लड़ाई में कौन एट दी एंड सर्वाइव किया। नहीं तो अब ये कैसे, ये जो चैलेंजेस है इनसे आप कैसे निपटेंगे? हाँ जी रमशा, बात ये है कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान को चलाने वाला सबसे बड़ा शहर कराची है, उनका दारुल खिलाफा है। MQM को सबसे पहले हमारी जो ताजर बिरादरी है उनको एतमाद मिलाना चाहिए कि हम कराची के लिए या पूरे सूबे के लिए, मुल्क के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना। उनसे अभी आज तक हमारे पास सिलेक्शन होकर MQM आ तो गई है, लेकिन सिलेक्शन के बाद में जो मामलात हैं उनको हल करने के लिए MQM ने ताजर बिरादरी, जो हम सबसे बड़ी बिरादरी कराची में है, सबसे बड़ा हमारा हब जो है कराची, पूरे पाकिस्तान को पंजाब नहीं चलाता है, पंजाब को केपी की नहीं चलाता है, पंजाब को बलोचिस्तान नहीं चलाता है, पंजाब को गिलगित बल्तिस्तान नहीं चलाता है, पाकिस्तान को कराची चलाता है। कराची के हवाले से जो हमारे पास जो हम जो कमा कर देते हैं यहाँ से पूरे पाकिस्तान को, उस हवाले से MQ पाकिस्तान ने क्या प्लानिंग की? कोई प्लानिंग नहीं है। चलो ठीक है, ये तो सूबाई मामला है, बल्दियात के ये कचरा गंदगी ढेर आगे पीछे हो, लेकिन हमारे पास जो वफाकी इदारे हैं जिनको हम टैक्स पे करते हैं, वफाकी इदारे हमारे पास क्या कर रहे हैं? पंजाब में मोटरवे बन रहे हैं, लेकिन सिंध मोटरवे क्यों नहीं बन रहे हैं? हमारे पास एक कराची से हैदराबाद तक सुपर हाईवे को बहाल करके मोटरवे की शक्ल दे दी गई। आज वो उसकी हालत ये है, गाड़ी हम चलाते हैं तो जैसे चल रहे हैं जैसे कोरंगी में चल रहे हैं, सड़क बन चुकी है। लेकिन पंजाब में मोटरवे बनते हैं, केपी बनते हैं, दीगर सूबे बनते हैं, लेकिन हमारे पास मोटरवे क्यों नहीं बनते हैं? नेशनल हाईवे अथॉरिटी वफा का इदारा है, MQ पाकिस्तान ये डिमांड क्यों नहीं करती है भाई जो है कराची से ठट्टा तक मोटरवे बनना चाहिए, कराची से हब तक मोटरवे बनना चाहिए। कहते वो ट्रैफिक जाम होगी, गाड़ी हादसे का शिकार होगी, रिपोर्टर चला के एज लाइव कर दिया, वापस आ गया, खबर चाहिए, पैकेज फाइल हो गया। ये कराची शहर है, कराची सूबे को मुल्क को चलाता है, लेकिन कराची को मुल्क को चलाने वाला शहर है, उसकी वारसी करने वाली स्टेक होल्डर जो इस वक्त जमात है वो MQ पाकिस्तान है, पीपल्स पार्टी नहीं है कराची में। लेकिन कहने का मकसद ये, कराची पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर है। MQ को चाहिए इस वक्त हमारे पास जो वफाकी इदारे हैं या हमारे पास वफाक से मुंसलक जो मामलात हैं उनको हल करने के लिए, उनके लिए पहल करने के लिए अहम किरदार अदा करना चाहिए, ताकि हमारे न सिर्फ कराची, पूरे सूबे, पूरे मुल्क के मामलात हल हों। हमारे पास मोटरवे हर शहर के इलाकों तक, देहात तक बने चाहिए, ताकि हमारे पास जो निज़ाम जो वो खासतौर पर सफरी सहूलियात का ये हल हो सके। हमारे पास पीने के पानी का मामला है, कौन हल करेगा? वहाँ से किंजर से पानी उठाया बैरियर टाउन को दे दिया, कराची वाले कहानी बैरियर टाउन तो एक अलग शहर है, पूरा मुल्क के अलग है, निज़ाम ही अलग है, हमारे से अलग है। फिर DH बन गया भाई, यहाँ हम कराची मसला, हम कोरंगी वाले, औरंगी वाले, न्यू कराची वाले, डार्थ राजाबाद वाले कहाँ जाएंगे? इस तरफ किसी प्लान नजर नहीं आ रहा। देखें अभी सोसाइटीज आ रही हैं, बन रही हैं, एक्सपेंशन इतनी हो रही है कि आगे आने वाले दिनों में ऐसा लगता है कि कराची से हैदराबाद तक तमाम सोसाइटियां बन जाएंगी और ये एक ही हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से हाईवे पे जो है वो कटिंग्स हो रही हैं और नई सोसाइटियां बन रही हैं। लेकिन बात, और कराची के अंदर भी सेल्फ हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं, नई जो है वो इमारतें तामीर हो रही हैं, फ्लैट का सिस्टम आ रहा है, लेकिन रिसोर्सेज नहीं बिल्ड हो रहे कि आपने पानी किस तरह देना है, बिजली किस तरह देना है, आपने गैस की जिस तरह से शॉर्टेज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो मुतबादिल तो है नहीं। इस वक्त हम देख रहे हैं कि बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो चुका है और अभी मज़ीद कहा जा रहा है कि होना है। गैस की कीमतों में 67% तक रेज़ आ चुका है और ये कहा जा रहा है कि IMF के प्रोग्राम में जाने के लिए मज़ीद चीज़ें महंगी होंगी। तो हाउ यू आर गोइंग टू डू इट? जो इलेक्शन कैंपेन्स कर रहे थे कि सस्ती बिजली, सस्ती गैस और जो है ना इसकी फरामी, नो लोड शेडिंग, कैसे होगा समझ नहीं आ रहा। बहरहाल हमारे हुक्मरानों ने ये फैसले किए हैं कि मेयर कराची साहब कह रहे हैं कब्रिस्तानों की सफाई सुथराई हो जाए, पानी का टैंकर हो वहाँ पर और जो है तमाम गली हम साफ़ कराएं। मेयर साहब हमारे, जिसका लकब दिया मीर मुर्तज़ा साहब, जो बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर साहब से मैं अर्ज़ करता हूँ खुदा के वास्ते, मैं शहीद करने के हल्के से आ रहा हूँ, खुदा की कसम सड़कों की ऐसी हालत है, गटर ऐसे चल रहे हैं जैसे कोई बारिशों के बाद में देहात में नदियाँ बहती है, इस नदियों की तरफ कराची नदियाँ बन चुकी है। हालत ये है मेयर साहब खुदा के वास्ते, और डिप्टी मेयर हमारे जो सलमान अब्दुल्ला मुराद साहब मेरे दोस्त भी हैं, उनसे अर्ज़ करता खुदा के वास्ते कराची में सफाई का निज़ाम ठीक करो। डस्टबिन रखने थे इनको, कहीं डस्टबिन नहीं है। सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड पता नहीं कहाँ 500 का बिल 5 लाख में तब्दील हो जाता है, लेकिन चेक एंड बैलेंस नहीं है। महकमा बल्दियात वाहिद महकमा खुदा की कसम जिसका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। AG सिंध के साथ इनका वो ताल्लुक ही नहीं है। जहाँ जिसकी मर्जी चाहे जैली मुला अफसर बन जाते रातों रात, कोई 16 ग्रेड का, कोई 11 ग्रेड का। कल मैंने खबर फाइल की 2 सेक्रेटरी बन गए 11 ग्रेड के, उन्होंने पोस्टिंग ले लिए। भाई 11 ग्रेड के सेक्रेटरी कैसे बन गए UC सेक्रेटरी? कोई पूछने वाला ने अब रिकॉर्ड तलब किया, वो खुद कह रहे हैं ये जाली है और फिर तहकीकात करेंगे जाली कैसे है। अरे भाई जाली है तो जाली है, तहकीकात क्या करोगे? जब आप जाली करार दे रहे हैं उसकी तहकीकात क्या करोगे? उसके बाद ये मेयर साहब, कब्रिस्तान की सफाई दूर की बात है, कराची को बड़ा कब्रिस्तान मत बनाओ।
पहले इसको साफ़ करो, फिर कब्रिस्तान की सफाई करो। कब्रिस्तान की सफाई करने के लिए वहाँ पर लोग मौजूद हैं, लेकिन खुदा के वास्ते कराची की जो हालत है, खुदा की कसम मैं कहता हूँ, मेयर कराची मुर्जाबाद आने के बाद में इस वक्त जो दूसरा जो टेन्योर है, पता नहीं क्या कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेयर साहब कर रहे क्या है। हो सकता है शोएब मुख्तार हमारे जो रिपोर्टर हैं, उनकी बीट रिपोर्टर को ज़्यादा इलम हो, उनके करीब है, लेकिन मैं किसी ज़माने उसके करीब था, लेकिन इस वक्त तो मेयर बन चुका, हमारे से थोड़े दूर है सिंध गवर्नमेंट से। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे पास को इदारे मौजूद है, सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड है, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है, लेकिन दीगर इदारे भी हैं। लेकिन हमारे पास कहने का मकसद ये है, बार बार मैं कहता हूँ, हमारे पास एक बहुत बड़ा एक सूबे का इदारा है जिसको कहते हैं महकमा टाउन प्लानिंग, हाउसिंग टाउन प्लानिंग, जो हमारे पास जिसके सहूलतकार वजीर रहे थे नासिर शाह साहब, बड़े अच्छे आदमी हैं लेकिन ज़ाती तौर पर, लेकिन उनका किरदार पर बात नहीं करूँगा क्योंकि वो हमारे दोस्त भी है। कहने का मकसद ये, वो भी उसकी ज़िम्मेदारी बनती, सिर्फ ये ज़िम्मेदारी मेयर की नहीं है, उसकी ज़िम्मेदारी बनती है शहर को साफ़ कैसे करना है। जो सिर्फ कराची को, तमाम शहरों को सफाई करना वो वज़ीर बल्दियात की ज़िम्मेदारी बनती है, लेकिन हमारे पास कब्रिस्तान से पहले कम से कम इन गलियों को साफ़ तो कराओ। सईद गनी का हल्का है, मैं वहाँ से आ रहा हूँ, लेकिन सूरत हाल ये है, खुदा की कसम, बड़ी गाड़ियों वाले आज स्लो चलते हैं, मुझे जल्दी यहाँ पर पहुँचना था, मेरा गाड़ी थी तो मुझे स्पीड पकड़नी पड़ी। हालत ये है कि गलियों से निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, जैसे किसी को रेस्क्यू करना हो। एम्बुलेंस दूर की बात है, लेकिन आम बंदा सड़क से गुजरे तो किस तरह गुजरे। मेरे साहब से गुजारिश ही है, कम से कम इस तरफ तवज्जो दे। कब्रिस्तान बाद की बात है, कराची कब्रिस्तान नहीं बनाए। अशरफ खान साहब जितना हार्ड जो है वो आज़ाद भाई बोल रहे हैं, तो वो देखिए ना, अभी लेकिन इस रियलिटी है, वक्त देखिए सिचुएशन हमारे है, यहाँ जी ओकेजन आता है, हम ओकेजन पे वो कॉस्मेटिक मेजर्स करते हैं, Short लेपा term। पोती कर दी, हाँ पफिंग नहीं हम लोग कर लेते, पफिंग की है उसके बाद वो वक्त निकल जाए, उसके बाद फिर short term। नेचुरल अपनी हालत में, तो मतलब ये आप- पफिंग हो रही है आप ये देखें ना, देखें अब वेरी हमारी शॉर्ट भी- मुझे ब्रेक की हाँ, वो कि जो हमारी भी फैमिली से जो इंतकाल कर कब्रिस्तान जाएँ तो बहुत अफसोस होता है कि कोई मेंटेनेंस नहीं है। अब ये जो बोले, इस वक्त एक मजहबी त्यौहार आ रहा है हमारा, और शब बारात में वो आके सारे जो हैं लोग जाएंगे, दुआएं कुरान खानी करेंगे, ये सब करेंगे। अब वहाँ पे आप मतलब हर उसमें भी माफिया आ जाता है, वो फूल वाले बैठ जाएंगे, मतलब जो थोड़ा सा फूल लेने जाओ वो, तो आप सिस्टम करें, ये मुल्क है भाई, ये शहर है, उसमें अगर आप ये बड़ा ऐलान करें, बहुत मेहरबानी है इस रिहायशियों के लिए, इतना बड़ा ऐलान कर दिया भाई। यही मुझे खबर दे कि वो चले, लेकिन अच्छा ना भी होगा तो अभी हम नाराज होंगे कि नहीं था। मुझे ब्रेक की तरफ बढ़ना है, सड़क को साफ करा हमारे कोरंगी वाली, कम से हम दफ्तर से सुकून से पहुंचे। ये सालों से टूट फूट का शिकार है। सड़क होंगे तो क्या ही बात है, चराग आदमी तले अंदर बोल बोल हमारे के हमारे थक सामने जाए, पानी लेकिन खड़ा कुछ नहीं होता। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक इन द शो। खबर ये भी है कि जो 8 खवातीन पुलिस एहलकारों ने मोटरसाइकिल चलाने की तरबियत दी गई, तो खवातीन पुलिस कांस्टेबल्स भी जो है वो अब बाइक चलाती हुई दिखाई देंगी। अशरफ खान साहब और मर्दों के शाना बशाना है, मोबाइल मोटरसाइकिल पर गश्त भी कर सकेंगी। तो कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा खवातीन में हर शोबे के अंदर अब जो है ना वो बाइक मकबूल होती जा रही है फॉर द ट्रांसपोर्टेशन, और अब ये पुलिस में भी आना, तो नहीं वो एक फ़ायदा भी होगा। जैसे हमारे यहाँ जो पैनिक सिचुएशन होती है तो वो रोकेंगे, तो फिर उनको भी अपनी इज़्ज़त का ख्याल करना पड़ेगा। जो हमारे शहरी हैं, जो रॉन्ग वे आना अपना मतलब फ़ख्र समझते हैं, पूरे ट्रैफिक को जैम कर देते हैं, तो अब ये लोग आएंगे तो उसके साथ सिक्योरिटी के लिए भी अब वो जब खड़े होंगे, जैसे अभी आज़ाद भाई ने मुझे बताया, शरफ मर्द फैसल पुलिस पे, कांस्टेबल को नहीं देख के रुकेंगे तो खवातीन को देख के रुक हाँ ये जाएंगे। चलें, यही हो जाएगा, चले रुके, मैं चलान हो जाएगा फिर चला। आज़ाद भाई ने बताया, वो देखा भी, वो शायद मतलब कि शरफ फैसल पे आपको नजर आएंगे। क्या खबर, क्या आज़ाद वो इस तरह था, मैं अचानक से कल गुजरा वहाँ से, अपना मेट्रोपोल जो सिग्नल है वहाँ से, वहाँ पर साइड में देखा 3-4 खवातीन जो मोटरसाइकिल में खड़ी थी। मैंने देखा वर्दी में थी, मैंने कहा ये क्या हो गया, खैर तो है। अच्छा पीएम साहब भी, काकड़ साहब यहाँ आए हुए थे परसों, तो मैंने पूछा ट्रैफिक वाले से, ट्रैफिक वाले सारे अक्सर जाने वाले हैं, उनसे पूछा भाई क्या है, खैर तो है। बोला नहीं, नई भर्ती हुई है, अभी हुई थी, उनको मोटरसाइकिल सिखाया गया और नई बाइक के इनको दे दी गई, ताकि ये ख़ासतौर पर ख़वातीन जो है ना, ख़वातीन वो ड्राइविंग के मामले में न सिर्फ इमोशनल होती है, लेकिन उनका थोड़ा एहतियात भी होता है मर्दों के लिहाज से। खुद भी बड़ी एहतियात, जैसी मेरा एक्सप्रेशन चेंज हुआ अच्छा। ना, एहतियात से बोल रहे हैं। लेकिन ये जो है अपना ख़वातीन का ट्रैफिक पुलिस में मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करना, ये खास तौर पर ट्रैफिक का जो निज़ाम है कराची, बढ़ती आबादी या बढ़ता हुआ जो सफरी जो मामला हैं उनको हल करने के लिए ये बहुत बेहतर फैसला है। ख़ासतौर पर न सिर्फ मर्द ट्रैफिक जो एहलकार या अफसरान है, वो तो हर तरफ क्या कहते हैं, साइड पकड़ के किसी न किसी चालान करते हैं, भत्ता लेके चले जाते हैं, लेकिन ख़वातीन का आना इसलिए बेहतर ये है, कम से कम ट्रैफिक में इसमें जो खासतौर न सिर्फ गाड़ियाँ इस्तेमाल करना या ड्राइविंग करना मर्द करते हैं, ख़वातीन भी करती हैं,
लेकिन इसके लिहाज से जो ख़वातीन को डील करने के लिए ख़वातीन का होना तमाम ज़रूरी है, क्योंकि आबादी का जो तनासब है मर्दों का या ख़वातीन का, उस लिहाज से भी फैसला अच्छा फैसला, ताकि आबादी के तनासब से फैसले में बराबरी की बुनियाद पर इनको भी हिस्सा दिया जाए ताकि वो भी अपना काम कर सकें। लेकिन इस लिहाज से जो सिंध पुलिस ने फैसला किया है, मेरे ख्याल से अशरफ भाई से सहमत होंगे कि ये फैसला बहुत अच्छा फैसला है। इसमें ये न होगा कि कम से कम ख़ासतौर पर मर्दों की जो क्या कहते हैं, जो एक होती है गुस्सा, इमोशनल होना, किसी मुसाफिर को परेशान करना, या उसमें ख़वातीन कम से कम किसी गुस्से वाले ड्राइवर के सामने अगर पूछेगी तो कम से कम वो ठंडा हो गए तो भाई मेरे पास लाइसेंस नहीं है, मेहरबानी करके मुझे माफ़ करना, इतना तो बोल सकता है। लेकिन अगर ट्रैफिक का एहलकार सामने आ जाएगा, बोले मैं 24 में होता हूँ, मैं कॉमर्स रिपोर्टर हूँ, मैं ब्यूरोक्रेसी बीट करता, मैं चीफ सेक्रेटरी कर दूँगा, ये कर दो, गुस्से में कुछ भी कर। लेकिन ख़वातीन को आते हुए देखे, मैडम माफ़ करा, मेरे पास लाइसेंस नहीं है, ये अपना बता रहे हैं कि मैं ये करूँगा कुछ से अच्छे से ना कुछ लेकिन हाँ, ये ऐसा एटीट्यूड चेंज होता है, लेकिन अच्छी बात है, ख़वातीन का एहतराम करना भी चाहिए। बाहर आगे बढ़ते हैं। PIA फ्लाइट किचन में निजकारी के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। फ्लाइट किचन को प्राइवेटाइज़ करने के लिए कहा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं आप, उसको हो जाता है या नहीं होना चाहिए? देखें, मैं ये समझ रहा हूँ कि PIA की निजकारी की जो बात हो रही है तो उसके भी बहुत सारे सवालात हैं कि किस तरीके से होगी। पहले उनको बोला बहाली करने जाएंगे, अब कह रहे हैं निजकारी करने जाएंगे, उसकी मंजूरी भी ICC ने दे दी। अब ये जो कौन देगा, इतना कर्जे, इतने वाजिबात हैं उसके, वो जब लेने जाएंगे। अब एग्जांपल देते हैं, अगर 700 अरब रुपए के किसी इदारे पे लायबिलिटी है, यानी नुकसान और उसको वाजिबात हैं, कौन ख़रीदेगा? आपके पास जहाज़ 32 थे, अभी आपको पता है कितने, 15 रह गए बस सिर्फ PIA के। अब PIA को जो उड़ाना है तो उसके लिए आपको चाहिए कि उसके अब जो 15,000 मुलाजमीन, उनकी तनख्वाहें बनती हैं महीने की रमशा 2 अरब रुपए। पायलट्स हैं 550, फिर मुलाजमीन हैं, फिर फ्लाइट स्टीवर्ड हैं, फिर ये सारे, तो इन पूरी टीम है 15,000 की। और कितने जहाज़ थे? 32। और अब 32 में से 15 खड़े हो गए, ग्राउंड हो गए, 15 चल रहे हैं, 2 पहले से वो मेंटेनेंस में, तो हफ्तावार जो वीकली मेंटेनेंस पे जहाज़ रुक जाते हैं। 15 जहाज़ हैं फ्लीट के अंदर। और जो हमने अभी लास्ट खबर दी थी तो उसमें मतलब अफसोस भी हो रहा था कि ये जो निगरान सेटअप अब ये जा रहा है, अब गवर्नमेंट जो आएगी उसके बाद मार्च तक का है कि 30 मार्च तक आज़ाद भाई सिर्फ 10 तैयारे रह जाएँ। 5 तैयारे जो लीज पे लिए वो भी चले जाएंगे वापस, क्योंकि इनको नए जहाज़ मज़ीद लेने के लिए बोला गया। अब इसके हालत में क्या होगा? अगर आप 32 से 10 तैयारों पे आ जाएंगे तो क्या आप अपनी सिर्फ तनख्वाहें निकाल सकते हैं? नहीं। तो एट दी एंड क्या होगा? इसको बिल्कुल तबाह बर्बाद करके ऐसी हालत पे कर देंगे कि या तो बंद कर दें, लोगों को निकाल दें। अब निजकारी पे कौन देगा 700 अरब रुपए की लायबिलिटी और नुकसान के ऊपर कौन इस इदारे को देगा? अब इसकी प्लानिंग करनी चाहिए थी और इन्होंने इतना लंबा खींचा। जो फैसले किए निगरान सेटअप ने इतनी ताख़ीर कर दी। आपने प्लान दिया कि बिजली सस्ती करने के लिए ये सारा इंडस्ट्री का वो आप ले गए, उसके बाद आपने दूसरा प्लान निजकारी के कहा, IMF ने कि निजकारी को इतना लंबा किया कि जो 8 महीने पहले की प्लानिंग थी वो भी बर्बाद हो गई। नहीं, हमारे पास ऑप्शन सिर्फ निजकारी ही क्यों है? हम अपने इदारों को खुद क्यों नहीं खड़ा कर सकते? एक ज़माने में बेहतरीन दुनिया की फ़्लाइट हुआ करती थी PIA, अच्छा इदारा था, कमा भी रहा था। अभी किचन केटरिंग के साथ साथ भी आप कह रहे हो कि प्राइवेटाइज कर दें, फिर पूरी PIA को एयरपोर्ट को भी बात हुई थी। जी वो तो लीज पे मतलब किराए पे देने के लिए। मगर आप देखें ना, ये वो PIA है, इसी के पायलट और इसी की जो टीम है वो गई एमिरेट्स को चलाया, जो EK अगर आप हिस्ट्री जाके देखें, एमिरेट्स मतलब वहाँ से दुबई से जो यहाँ आई थी कराची पहली फ़्लाइट, वो आज तक EK चल रही है उस नाम से। बड़ा हमें ये फ़ख्र है ये हमें ये, लेकिन उस फ़ख्र के साथ जो किया है, नहीं फ़ख्र के साथ फिर आपकी अपनी भी तो एयरलाइन उसी तरह चल रही है ना, तो फ़ख्र करने का फ़ायदा भी हो। क्यों आज़ाद भाई? एयरलाइन का हमने हालत देखी थी। हमें अशरफ खान और हमारे बिलाल हसन साहब गए थे एक बार इस्लामाबाद, तो एक फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो एक जहाज़ था वो खड़ा हुआ था, उसके टायर पंचर सीरियस। हम अचानक से गए वहाँ पर, उसको टायर लगा रहे थे। मैंने अशरफ खान ये तो जहाज़ का हाल बहुत बुरा है। मैं कसम खुदा की इस्लामाबाद तक कलमे पढ़ता गया, 6 कलमे बार मुझे याद नहीं तो उल्टे सीधे पढ़ता गया चलता। इस्लामाबाद पहुँच के वहाँ मैंने शुक्र अदा किया, मैंने शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पहुँच के। हमारे पास PIA का हाल ये है। अभी किचन जो है उसको निजकारी तब्दील करेंगे, लेकिन किचन में है क्या? पहले तो वाइट चावल, एक शामी कबाब चिकन वाला, एक केक, उसके बाद एक छोटा सा गिलास नहीं हो डिस्पोजल वाला, थोड़ी सी पेप्सी या 7 अप, दोबारा मांगो बोलते बंदा आ रहा है, रुको आ रहा है। अच्छा, कम से कम ये अगर मैं सिंध सेक्रेटरी कैंटीन में खाऊँ तो कम से कम 60-70 रुपये का।
अभी जो हम निजकारी करेंगे उसके बाद में क्या होगा, क्या चिकन बूटियाँ देंगे, चिकन मलाई वाली बूटियाँ देंगे, क्या देंगे। सूरत ये हमारे पास प्लानिंग है ही नहीं। अगर प्लानिंग है तो उस पर अमल दरामद नहीं, बार बार कहता हूँ अमल दरामद क्यों नहीं होता है, उस पर कौन कराएगा। हमारे पास रियासत जो मौजूद है, निगरान रियासत, अभी जो क्या PI के बावर्ची खाने नीलाम करेगी, क्या काकड़ का ये काम रह गया, बावर्ची खाना नीलाम करो। अरे भाई मुल्क चलाओ, तो बावर्ची खाना नीलाम कर रहे हो, मुल्क का हाल बुरा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हो, डीजल की कीमतें बढ़ा रहे हो, गैस की कीमतें बढ़ा रहे हो, LPG कीमतें बढ़ा रहे हो, आप आकर PI के बावर्ची खाने पर बैठ गया। अरे खुदा के बंदे, ये बलूचिस्तान नहीं है, पूरा पाकिस्तान है। ये कोई शहर नहीं, स्कूल नहीं चलाना, या किसी टैक्स लेकर पैसे नहीं खाने, खुदा के बंदे मुल्क चलाना। लेकिन हालत ये हमारे पास, मैं बार बार कहता हूँ हमारे हुक्मरान फैसलों पर अमल दरामद को यकीनी बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। या आते हैं माल बटरा घुस के चले गए, आओ भाई निकलना है। लेकिन अशरफ खान साहब, ये मामला जो तजारत से जुड़े हुए हैं, इस पर ख़ास तौर पर हमारी हुकूमतें जो सूबाई हो, वफाकी हो या ऐवान बाला हो, इस पर इन पर तवज्जो देना, इन पर अमल दरामद करना इनकी जिम्मेदारी। PI की निजकारी बावर्ची खाना नीलाम कर दिया, भाई मामले मुल्क चलाने का हाल तो ये तो नहीं है। क्या चलो PI की फ्लाइट जो है कम से कम 3 घंटे 4 घंटे कहीं किसी मुल्क पहुंच जाएंगे, भाई 3-4 घंटे बता भूखा बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन भाई मुल्क चलाने के लिए आप क्या करें, कोई किसी के पास प्लानिंग नहीं है। अब काकड़ साहब आए बावर्ची खाना नीलाम कर दिया, बस मुल्क चला, मैं आया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चला गया। भाई आपकी काबीना को बुलाओ, काबीना फैसला करे क्या करना है, मुल्क चलाने में किस तरह चलाना है, वो है ही नहीं। लेकिन भाई काकड़ साहब को ये इख्तियार दिया किसने, जो आप बावर्ची खाना नीलाम करके चले जाओ। भाई अभी शहबाज शरीफ हुकूमत आने वाली है ना, बनने वाली है इंशाल्लाह, अल्लाह रहम करेगा बन जाए, खैर उसे जो खिचड़ी पकड़ी है। नहीं, बात ये कि PIA का मसला तो बहुत अरसे से ऐसे चल रहा है कि वो जो है ना डाउनफॉल का शिकार है। जैसे अभी अशरफ भाई ने बताया कि 700 अरब रुपए डाउनफॉल का शिकार किया गया ना। हाँ, तो वही वाली कौन बात है कराए? कि इदारों को कैसे चलाना है, इसमें सिर्फ एक अनवारुल्लाह काकड़ साहब नहीं, पिछली हुकूमत भी और आगे आने वाली हुकूमत और इससे पहले भी जो हुकूमत है सभी लोग इन्वॉल्व रहे हैं कि किसी ने भी इदारों को, स्टील मिल का आप हाल उठाकर देख लें। अभी स्टील मिल की ज़मीन जो है सिंध हुकूमत ने, सूबे की ज़मीन है, ज़मीन सिंध की है, वफा को दे दी सिंध काबीना, निगरान काबीना ने। भाई ओ जस्टिस साहब, मकबूल बाकर साहब, ये आपके अब्बा अजदाद की ज़मीन नहीं थी, आप किसी को शेयर में दे रहे हैं। वो भाई ये ज़मीन सिंध हुकूमत की प्रॉपर्टी है, महकमा रेवेन्यू की ज़मीन है, आप कैसे वफा को दे रहे हैं? नहीं दे सकते। ये क्या कर रहे हैं इस हमारे निगरान सेटअप में जो बना हुआ है। अरे कम से कम पंजाब वाली मौसम स्पीड पकड़ के काम तो दिखाओ, अस्पताल साफ़ कराओ, थाने अच्छे बनाओ, निज़ाम ठीक करो, वो तो कर रहे ही नहीं। यहाँ पर आ रहे हैं, ज़मीनें वफा को दे रहे हैं, बावर्ची खाना नीलाम कर रहे हैं। भाई क्या स्पेसिफिक ज़मीन है, पाकिस्तान स्टील मिल पोर्ट सिंध की ज़मीन कासिम है। के पास है और ये सिंध गवर्नमेंट की ने, सिंध गवर्नमेंट ने जो ये दिया था, वफाक को दिया था कि पाकिस्तान स्टील मिल्स क्यों कहते हैं कि पाकिस्तान स्टील के साथ जो से अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं वो वहाँ लगनी थी। आप हैरान हुई सुन के, जो रशिया ने आके लगाई थी, अभी भी 50% लगी है रमशा, 50% और एक्सटेंशन होनी थी। उन्होंने कहा था हम 30,000 लोगों को यहाँ नौकरी देंगे। कितने? 30,000। अभी इस वक्त पाकिस्तान सालाना स्टील की मसनूआत $4 अरब की इंपोर्ट कर रहा है। अगर स्टील मिल चल रही होती तो $4 अरब हमारे जाते। इसको क्या किया गया कि सियासी जमातों ने सियासी भर्तियाँ की और उसके बाद इसको तबाह बर्बाद कर दिया। जिस वक्त आपको 10,000 लोग चाहिए थे, 5,000 लोग एक साथ वो भर्ती किए गए, उनकी तनख्वाहों का बोझ आया। अब आप कह रहे हो कि ना वो आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करनी है। 1500 एकड़, आप पोर्ट कासिम के पास ये ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन पता है कितने की है? 1 एकड़ 4,800 गज़ होते हैं स्क्वायर। उस पे 1 एकड़ ज़मीन पोर्ट कासिम के पास 4-5 करोड़ रुपए की बिक्री। कितने की? 4-5 करोड़। अगर हम 5 करोड़, हम 4-5 करोड़ नहीं लेते, हम 4 करोड़ लेते हैं। 1500 एकड़ को आप मल्टीप्लाई करें आप 4 करोड़ से, कितने बने? सही है। अब आप दे रहे हो, ये सूबाई गवर्नमेंट की, सिंध गवर्नमेंट की ज़मीन है। आप उसके साथ जब ECC में जाएंगे और उसके बाद जाके फैसला लेंगे, सारे वो बैठेंगे, उसके बाद फैसला लेंगे। आप खुद से नहीं कर सकते हैं, ये काबीना का फैसला होगा। वहाँ पे जो इकनॉमिक काउंसिल कमेटी है उसमें होगा, सारे वज़ीर आज़म बैठे होंगे। लेकिन आपने दिया है, आपके पास ना गैस है, न बिजली इतनी महंगी है, पानी है। इदारों पे काम होना चाहिए कि भाई इदारों को आप उनकी निजकारी में तो कभी भी हल नहीं लगा, लेकिन आपके गवर्नमेंट के इदारे मौजूद हैं, सारी दुनिया के अंदर मौजूद हैं, उनकी अपनी एयरलाइंस भी चल रही होती हैं, इदारे भी चल रहे होते हैं, लेकिन प्राइवेटाइजेशन की तरफ आप लोग सिर्फ जाना चाहते हैं। उनको चलाएं, वो बेहतर काम कर सकते हैं। बहरहाल हम यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक इन सिटी 10। तो जनाब ये कहा गया है कि इम्तिहानी नताइज से जुड़े अमले की भी तरबियत की जाएगी और ये बड़ा अच्छा इकदाम तो नज़र आ रहा है, क्योंकि अभी हमने देखा कि मैट्रिक और इंटर के जो जिस तरह से कॉपीज़ चेक हुई हैं और जिसमें रिज़ल्ट आया है, उसके बाद जनाब ये फ़ैसला किया गया है कि इन्विजिलेटर्स की भी तरबियत दी जाएगी और जो टीचर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग सेशंस दिए जाएंगे कि किस तरह से कॉपीज़ चेक करनी है, फ़ैसले के इम्तिहानी नताइज को कैसे मुरतब करना है और इम्तिहानी कॉपियाँ कैसे जो है वो तैयार की जाए। ज़बरदस्त, मतलब
क्या कहें इस पर, मेरे कोई वर्ड्स हैं इसके लिए? मतलब इनको इतने सारे बच्चों को फेल करने के बाद, पहले कहा गया फेल हो गए तो फेल हो गए, अब कह रहे हैं कि उनको सिखाया जाएगा कि पेपर कैसे चेक होता है, एक एक क्वेश्चन के A, B, C पार्ट को कैसे चेक करना है, क्या ट्रेनिंग दी जाएगी। मतलब अफसोस। अच्छा, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि वो जो क्वालिफाइड लोग ही भर्ती होते होंगे ना, बीएड पास होते हैं या पढ़ लिख कर ही आते हैं जो टीचर बनते हैं, है ना, बीएड एमएड करके आते हैं, तो उनको क्या कॉपी चेक करना भी नहीं आती है? और अगर ये उनको ये बेसिक ट्रेनिंग नहीं है तो वो कैसे टीचर बन रहे हैं? तो उनको अलग से ये सुपरवाइजर्स को और इन्विजिलेटर्स को सेशंस देने की क्या ज़रूरत है? मतलब इसके लिए हमारे पास एक इदारा मौजूद है जिसको कहते हैं स्टेडा, सेंट्रल टीचर एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। यार आप तो आज़ाद भाई हर चीज़ का इदारा बता देते हैं, मैं तो आपके इदारे सुन सुन के हैरान हो जाती हूँ कि तमाम इदारे मौजूद हैं लेकिन फिर भी हमारे यहाँ कोई काम। अच्छा, स्टेडा पता क्या करता है? स्टेडा सेंट्रल टीचर एजुकेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी बहुत बड़ा इदारा है। इसका एक शाह साहब हमारे हैं, वो रिटायर्ड अफसर है, उसको सरबराह बनाया गया। भाई उसने तालीम की बेहतरी नहीं की, उसने कुछ नहीं किया। वो शाह साहब जो अपना साइंस सरदार अली शाह साहब जो तो साबिक वज़ीर तालीम थे मेरे इलाके का है, उनके जो है उस्ताद थे या कुछ करीबी रिश्तेदार थे, हमदर्द थे, उसने क्या किया, उसको सरबराह बना दिया। भाई रिटायर्ड को आपने किस सरबराह बना दिया? क्या आपके पास 20 ग्रेड के किस ग्रेड अफसरान मौजूद नहीं है महकमा स्कूल तालीम के पास या SND के पास जो तजुर्बेकार हों या जिनके पास डिग्रियाँ हासिल हों? लेकिन उसको बना, क्योंकि उन्होंने हैदराबाद में तालीम का बेड़ा गर्क किया, उसको आकर उस्ताज़ा की तालीम जो इदारा है उसका ट्रेनिंग देने के लिए उसको सरबराह बना दिया। भाई हैरत होगी मुझे। कहने का मकसद ये, उस इदारे में क्या होता है, खुदा की कसम हर साल कई उस्ताज़ा के हवाले से ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर टाइम मुकर किया जाता है, लेकिन वो उस्ताज़ा क्या करते हैं, ट्रेनिंग हासिल नहीं करते। मेरे से फ़ोन करवाया, अशरफ खान से फ़ोन करवाया, किसी और से फ़ोन करवाया, या ट्रेनिंग में जान छोड़ा, वो जाते नहीं हैं। उनके लिए बाकायदा अलाउंस बनते हैं, उनके लिए खाना, उनके रिहाइश का बंदोबस्त करना उस स्टेट की जिम्मेदारी। वो क्या कहते हैं, पूरा होटलों का बिल बनाते हैं, रिफ्रेशमेंट, नाश्ता, लंच, डिनर सब पैसे खाए जाते हैं। ये इदारा इस वक्त कई ऐसे इदारे हैं, बाज़ाहिर इदारे हैं, लेकिन सिर्फ करप्शन के लिए। भाई आपका स्टेट जो इदारा है उस को तरबियत क्यों नहीं दे रहा है? आप निगरान संदूक पर फैसला किया है, मतलब जस्टिस मकबूल बाकर साहब ने। अरे जस्टिस साहब खुदा के बंदे, आप जज रहे हो, आप किस तरह के फैसले कर रहे हो? आप तो लोगों को इंसाफ फराहम करने वाले जज रहे हैं, आप बड़े दावेदार रहे हैं, इस वक्त CM सिंध बने, सूबे के सरबराह हैं। खुदा के वास्ते जो आपका इदारा मौजूद है महकमा स्कूल तालीम का, स्टेडा, सिंध टीचर्स डेवलपमेंट अथॉरिटी, एजुकेशन अथॉरिटी, उसको तो फाल बनाओ। उसको फाल बनाकर उसके तहत ही असाज़ा की तरबियत को यकीनी बनाया जाए, ताकि किस असाज़ा को किस तरह पढ़ाना है, किस असाज़ा किस तरह बिहेवियर होना चाहिए। ये बच्चों पर तशद्दुद करके पढ़ाना, बच्चों पर ज़हनी तशद्दुद करना या परेशान करना, ये हल नहीं। आजकल दुनिया पता नहीं कहाँ पहुँच चुकी है। हम ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पर आ चुके हैं, दुनिया आ चुकी है, लेकिन हमारे पास ये सूरत ये है कि बच्चा स्कूल नहीं आया, 4 बच्चे पकड़ के लेके आगे। वेरी क्विकली अभी अदालतों की तरफ से भी कहा गया था कि जो समर ब्रेक है, यानी जून जुलाई, उसकी फीस ना ली जाए, लेकिन फिर वो फी वाउचर्स लगकर आने शुरू हो गए और वालिदैन परेशान है। अदालती अहकामात को भी यही मोहतरम जस्टिस मकबूल बाकर के दौर में फैसला हुआ था। लेकिन मकबूल बाकर के दौर में अभी इस वक्त CM है, लेकिन फैसले पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अरे भाई आप अपने फैसलों पर अमल दरामद करो। अशरफ खान साहब क्या कहेंगे? भाई देखें ना, इसमें क्योंकि ये हुआ था कोविड के बाद, जो मसाइल हुए थे कि रकम की कमी थी, लोगों की तनख्वाहों का मसला हो गया, तो उस वक्त ये फैसला हुआ था। और ये हुआ था कि एक साथ 2 महीने की फ़ीस जो है, जैसे जनवरी में, जून की या फरवरी में, जुलाई की फ़ीस एक साथ 2 महीने की नहीं लेंगे, वालिदैन नहीं दे सकते। नॉर्मल आप दें, जब जून जुलाई की छुट्टी होगी उसमें आप वाउचर दे दें पहले से, छुट्टियों के दौरान जो डेट होगी उसमें वो उस तारीख तक जमा करा देगा। ये फ़ैसला हुआ था। अब उसके बाद ये देखें तो प्राइवेट स्कूल जो हैं वो आपको पता है कि किसी के लॉ के अंडर में आते नहीं हैं, वो मनमानियाँ करते हैं, वो फ़ीस में जो है वो मनमाना इजाफा भी करते हैं। 5% है साल का, कितना इजाफा करते हैं आप किसी से भी पूछें, वालिदैन से वो बता देंगे। और साथ में ये जून जुलाई की फ़ीस आप जो ले रहे हैं, जून जुलाई तो बंद होता है, हमने चले माना कि आपका स्कूल किराए पे है, टीचर्स को पैसे देने हो देने, तो लेकिन आप सामने वाले को भी तो देखें ना भाई। नहीं तो फिर आप 50% या कुछ इस तरह से चार्ज कर लें, कुछ इस तरह से आप मैकेनिज्म बना लें, और इनको भी रेगुलराइज करना चाहिए। वक्त खत्म हो गया मेरे पास शो का। थैंक यू सो मच आज़ाद नूरियो साहब एंड अशरफ खान साहब, आप दोनों की आमद वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम अब बात करेंगे कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो IT इंडस्ट्री है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, और IT सेक्टर में अब जिस तरह से पाकिस्तानियों का और जो नौजवान नस्ल है उसका बहुत ज़्यादा रुझान बढ़ता भी जा रहा है और उसका कंट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छा होता जा रहा है। तो आज ऐसे ही यंगेस्ट टैलेंट से आपको मिलवाएंगे जो कि यंगेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, रायान सिद्दीकी। उनको वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम रायान, कैसे हैं आप?
जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रायान, ये बताइए कि आपकी उम्र क्या है और आपने जो है वो अपनी जो फील्ड है उसमें कौन सी जो है वो सर्टिफिकेशन हासिल की है, क्या किया है, बताएं। मैं अभी 19 साल का हुआ हूँ कुछ महीने पहले। तो माशाल्लाह। मेरी मेन जो अचीवमेंट अभी जो सबसे रिसेंट है कि 16 साल की उम्र से मैं माइक्रोसॉफ्ट में पूरी दुनिया का सबसे यंगेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जो काम कर ज़बरदस्त। रहा है। और फिर 13, 14, 15, 16 हर एक साल की अपनी अलग सर्टिफिकेशन, अपने अलग रिकॉर्ड रहे। जल्दी स्कूल ख़त्म करने पे, यंगेस्ट एंड्रॉइड डेवलपर बनने पे, यंगेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रेजुएट एक्सेट्रा। तो ये आपने किस तरह से किया, कैसे आपका जर्नी रहा, कैसे आपने इतना कम टाइम में जो है ये अचीवमेंट हासिल की है? जो मेन जर्नी शुरू हुई थी जब मैं 7-8 साल का था। उस वक्त हमारी फैमिली पाकिस्तान में, हम लोग पहले रहते थे, तो हम लोग शिफ्ट हुए थे पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया। तो जब वहाँ पे शिफ्ट हुए तो वहाँ पे ये जर्नी स्टार्ट हुई थी। एक तो पेरेंटल प्रेशर कि माँ बाप कह रहे हैं कुछ करो, ऑनलाइन कुछ सीखो, इस तरह। और फिर प्लस जो टाइम मेरा गुजरता था कज़न्स के साथ, दोस्तों के साथ, अब वो फैमिली के साथ अकेले गुजर रहा है क्योंकि हम लोग नए नए शिफ्ट हुए थे सऊदीया। तो वहाँ पे इसकी शुरुआत हुई थी कि मैंने ऑनलाइन किया था फोटोशॉप से स्टार्ट। मतलब मैं अपनी फैमिली वगैरह की तस्वीरें एडिट करता था। सही। किसी की आंख का रंग बदल दिया, कोई काला है उसको गोरा कर दिया तस्वीर में, इस तरह। हाँ तो हाँ। वहाँ से करते इंटरेस्ट बना कंप्यूटरों में तस्वीरें वगैरह बनाने में। फिर माँ बाप वगैरह ने मुझे उसमें डाला, वेब डिज़ाइन में, ऑनलाइन वेबसाइट्स के बारे में सीखना, उनके बारे में एक्सेट्रा। तो इस तरह जर्नी का आगाज़ हुआ था। सही, ज़बरदस्त। तो आपने जो वो अपनी एजुकेशन है वो ऑनलाइन ही ली है? जी, जो मेन अभी तक मेजॉरिटी जो मैंने पढ़ा है सब ऑनलाइन ही अभी तक हुआ है। ऑनलाइन कोर्सेज, यूट्यूब पे फ्री कोर्सेज, पेड प्रोग्राम्स। ज़बरदस्त। तो आप क्या समझते हैं कि ऑनलाइन, चूँकि हम ये समझते हैं कोविड के बाद तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आसान हो गई, ऑनलाइन करना पढ़ना भी, लेकिन बहुत चैलेंजिंग रहा है ऑनलाइन एजुकेशन हासिल करना। आपको क्या हर्डल्स फेस करने पड़े? जो मेन जो हर्डल था वो ये था कि कोई गाइड और कोई मेंटर ना होना, क्योंकि ऑब्वियसली माँ बाप वगैरह की सपोर्ट थी सबकी कि अच्छा भाई कौन सा कोर्स तुम्हें खरीदना है आप बताओ, इस तरह करके। लेकिन कोई ये नहीं था बताने वाला कि अब पढ़ना क्या है, मतलब हाँ, क्या करना है आप। बिल्कुल ऐसे तो ही। सबसे जो टाइम मेरा गुजरा वो इसी में गुजरा, खुद से ढूंढने में कि भाई अच्छा अब मैं क्या पढ़ूँ, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इस तरह। तो सबसे बड़ा हर्डल यही था कि मतलब कोई गाइड ना होना, कोई मेंटर, कोई बताने वाला नहीं था कि भाई अच्छा अब ये सीख लिया, अब ये सीखो, फिर ये सीखो, इस तरह एक्सेट्रा। बिल्कुल ऐसे ही। सॉफ्टवेयर की जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा जो है ना आजकल इन डिमांड है। आईटी की अगर हम बात करें, कंप्यूटर साइंस की बात करें, तो दुनिया भर में जो है ना इस पर बहुत काम हो रहा है, बहुत तरक्की कर रहे हैं। पाकिस्तानी नौजवानों की भी बहुत ज़्यादा फोकस है। आपने भी, आप यंगेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, किस तरह का रुझान रखते हैं और आप क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है इस फील्ड में हम मज़ीद एक्सेल किस तरह से कर सकते हैं? किन किन चीज़ों के बारे में, जैसे आपने बताया कि गाइडलाइन नहीं थी, तो अब जो लोग करना चाह रहे हैं, जिनको सीखना है, तो आपने अभी तक क्या लर्न किया है कि किन चीज़ों पर ज़्यादा काम होने की ज़रूरत है? वो इस चीज़ में तो मेन फोकस है कि अब ज़माना ही ऑनलाइन डिजिटल मीडिया का है। डिजिटल हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटरों पे होती है। तो सबके लिए, सबको मतलब बेसिक्स आने चाहिए हर एक चीज़ के। सबको कंप्यूटर इस्तेमाल करने आने चाहिए, ऑनलाइन ईमेल लिखनी आना चाहिए है, जीपीटी वगैरह इस्तेमाल करना चाहिए। सारे जो भी ऑनलाइन टूल्स हैं सबको बेसिक्स आने चाहिए। और जो लोग अब इसमें करना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, वही उसी तरह मतलब ऑनलाइन कोर्सेज करके। एक जो चीज़ मैं मदद कर रहा हूँ थोड़ी सी, मेरा अपना यूट्यूब चैनल है रियान सिद्दीकी के नाम से। तो उसमें मैं खुद अब लोगों को फ्री में पढ़ाता हूँ, मतलब जिसमें बताता हूँ इन्फॉर्मेशन कि अच्छा भैया अगर आप इधर हैं इस स्टेज में तो अब आप ये सीखें इस करके। मतलब वो चीज़ जो मेरे पास नहीं थी, तब मैं कोशिश करता हूँ कि मैं मतलब लोगों का उसमें टाइम बचा सकूँ। तो एक तो तरीका है, बट जो मेन है आज जो फोकस होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। आपको हर एक जो नए टूल्स आ रहे हैं इस्तेमाल करने आना चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए। आपको ऑनलाइन ग्राफिक मीडिया आनी चाहिए, जैसे कोई भी वीडियो एडिट करनी है, कोई तस्वीर बनानी है ऑनलाइन, ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए एट अ बेसिक लेवल, जो भी अब लोग इसमें आगे जाने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो रयान, अभी आप करंटली यूट्यूब तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ अभी आप और भी कुछ पढ़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में? अभी इन दिनों तो मेरे दो मेन फोकस चल रहे हैं। एक तो अपना वो यूट्यूब चैनल सामने बताया था, उसके अलावा मेरी एक अपनी ऑनलाइन एकेडमी भी है टेक मास्टर्स इंस्टीट्यूट के नाम से। अगर आप लोग कोई इंटरेस्ट है, riyansiddiqui.com खोलें तो उस पर वो आ जाए। तो उसमें मैं खुद लोगों को मतलब पढ़ाता हूँ A to Z। अभी जो मेरा मेन फोकस है इसी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि मतलब बच्चे से बच्चा 6, 7, 8 साल का कोई हो, क्योंकि मेरी खुद जर्नी बहुत जल्दी शुरू हुई थी, या कोई बेशक कोई बुजुर्ग बड़ा भी हो, तो सबको एक वैल्यू मिल सके इस इंस्टीट्यूट में। तो अभी इन दिनों तो मेरे अपने काम के साथ ये मेरा मेन प्रायोरिटी है।
अच्छा रायान, क्या एज लिमिट है अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखना चाह रहा है, या कोई भी टूल जिसकी जैसे भी आपने बहुत सारी चीज़ों की बात कही है, एंड्रॉयड डेवलपर्स हैं, तो ग्राफिक डिज़ाइनर्स हैं, उनका कोई एज सर्टेन लिमिट है? जैसे आपने बहुत यंगेस्ट एज में कर लिया, तो क्या ब्रैकेट है, कब से स्टार्ट कराना चाहिए पेरेंट्स को बच्चों को? स्टार्ट तो अब आप कभी भी कर सकते हैं, इसका में कोई एज का लेना देना नहीं है। वो तो इत्तेफाक था, अचानक थी कि मतलब मेरी चीज़ें थोड़ी बहुत जल्दी हुई, वरना एज लिमिट कोई नहीं है। अगर कोई बड़ा भी है आप इसके बारे में सीखना शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट जो मैं छोटे बच्चों को कब से लगाएं? लाइक मैट्रिक कर लें, इंटर कर लें, उसके बाद सीखें, कब सीखें? नहीं, बच्चों का आपको ना इंटरेस्ट उनको लेके चलना। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई बच्चा है जो बहुत ज़्यादा गेमें खेलता है, बेशक वो 7 साल का और 6 साल का, तो अब माँ बाप को वो नोटिस करना है कि अच्छा ये गेमें बहुत खेलता है, तो अब हम इसको थोड़ा सा कहीं गेमों वाली साइट पे डालें, मतलब कि ये ऑनलाइन कोई भी यूट्यूब पे कोर्सेज देख लें, कोई सिंपल गेमें बनाने के एक्सेट्रा, इस टाइप की चीज़ें। तो इसकी शुरुआत की तो कोई उम्र नहीं है, जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा, तो वो हमेशा बेहतर रहता है। लेकिन 6, 7, 8 साल आई थिंक अब तो बच्चे कहाँ से कहाँ निकल गए छोटी छोटी उम्र में, तब तो जितना जल्दी शुरू करें उतना कम है। बिल्कुल ऐसे कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और जैसे जैसे चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, ऑनलाइन वर्ल्ड में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है। किन चैलेंजेस का सामना होता है जब हम देखते हैं कि पाकिस्तानी डेवलपर्स जाते हैं, या हम ऑनलाइन जो क्योंकि फ्रीलांस कम्युनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं फील्ड के अंदर, लेकिन और इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं? रायान, आपकी नज़र में किन चीज़ों में अभी हम मिसिंग है, जहाँ पे हमें फोकस करना है? नहीं, जैसा अब आपने कहा कि कंपटीशन बढ़ रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली अब जब से इंटरनेट सबके पास लैपटॉप्स हैं, तो घर में कोई भी चीज़ें सीख सकता है, कोई भी ऐप बनाना सीख सकता है, वेबसाइटें बनाना। अब क्योंकि इतना आसान है सीखना, मतलब आसान मुराद के मतलब आसान है इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, उससे उतना ही ज़्यादा कॉम्पिटिशन बढ़ता है। क्योंकि कोई बेल्जियम में बैठ के, कोई इंडिया में बैठ के, कोई पाकिस्तान में बैठ के चीज़ें सीख सकता है, ऑनलाइन फ्रीलांसर बनता है एक्सेट्रा। बट जो मेन जो चैलेंजेस होते हैं वो यही होते हैं, एक के लोगों के पास कोई गाइड नहीं होता, कोई बताने वाला कि भाई अच्छा मैंने अब ये चीज़ सीखी, अब मैं अगला क्या सीखूं, या इसी को मैं कहाँ लेके चलूं। तो एक ये सबसे बड़ा मसला होता है, मतलब लोगों के पास कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं होता। जो दूसरा होता है कि लोगों के पास अपना काम शोकेस करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता। मतलब एक जो चीज़ जो मेरी रिकमेंडेशन होगी, जितने भी अगर कोई फ्रीलांसिंग कम्युनिटी वाले लोग सुन रहे हैं कोई भी, कि सब अपनी एक सोशल प्रेजेंस बनाएं। मतलब कोई भी आप ग्राफिक डिज़ाइनर है, फ्रीलांसर, कोई ऐप डेवलपर है, वेब डेवलपर है, आप अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बनाएं, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे अपना काम दिखाएं। तो मतलब एक ऑनलाइन सोशल नेटवर्क होना चाहिए, आपका एक सोशल प्रेजेंस होनी चाहिए। तो इस चीज़ में भी थोड़ी बहुत मतलब हमारी कम्युनिटी थोड़ी सी मारी जाती है, फ्रीलांस कम्युनिटी, क्योंकि लोग तो बहुत नहीं करने वाले, बट फिर आपके साथ कोई काम क्यों करे, मतलब आप अपना काम दिखा नहीं पाते लोग, ये सबसे बड़ा मसला होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। रायान, तो अभी आपके मज़ीद गोल्स क्या हैं? आप अभी आगे और ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं, या क्या प्लान कर रहे हैं? गोल्स तो बहुत हैं इंशाल्लाह। जो मेरा जो प्रायोरिटी चल रही है वही चल रही है कि अपने आप को पूरी दुनिया में बड़ा टेक ब्रांड बनाना, एक ऐसा ब्रांड जिस पे बच्चे से स्टूडेंट्स हाई स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज बड़े आ सकें और टेक्नोलॉजी के बारे में ट्रेनिंग ले सकें। तो मेरा अपना यूट्यूब चैनल थोड़ी सी कोशिश है उसके लिए, मेरी ऑनलाइन अकेडमी थोड़ी बहुत कोशिश है उस विजन में हेल्प करने के लिए। तो अभी जो मेन गोल है वो यूट्यूब चैनल वगैरह है, मतलब इसको ग्रो करना। और जो एक और जो गोल है साथ में चलते रहते हैं, फिटनेस गोल्स वगैरह, मतलब जिम में ज्वाइन करना एक्सेट्रा। बट अभी जो मेन जो करियर वाइज गोल है वो यही है कि नंबर 1 बनना पूरी दुनिया में। आपने बताया रायान, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर था और उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको इनकरेज भी किया कि आपने कुछ करना है। जो अभी पेरेंट्स हैं जो कि यंग बच्चों के पेरेंट हैं, जैसे 7-8 साल के, 6 साल के बच्चों के, उनको आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे कि इस तरह से बच्चों को जो है वो आप रुझान बना सकते हैं, और कैसे आप उनको ग्रो करवा सकते हैं? आपने तो ऑनलाइन ही किया, लेकिन यहाँ तो चलें जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं उनके पास इंस्टीट्यूट्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, क्या करना चाहिए उनके लिए, क्या टिप्स हैं? माँ बाप के लिए जो मेरी एडवाइस होगी, नंबर 1 ये होगी कि अपने बच्चे पे एक हद तक भरोसा रखें। ऑब्वियसली बच्चे जब लैपटॉप कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर लेते हैं, बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस अब तो, लेकिन एक हद तक आपको भरोसा रखना होता है। अब जो मेरे माँ बाप ने मुझे किया, उन्होंने मुझे अपना मतलब मेरे पापा ने अपना पुराना लैपटॉप दे दिया मुझे ट्रस्ट किया कि मैंने कोई भी उनको कोर्स कहा कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है ऑनलाइन पढ़ने के लिए, उन्होंने बगैर मतलब 1-2 सवाल पूछे क्या है किसके बारे में, खरीद दिया, तो मैंने पढ़ लिया। तो एक हद तक आपको बच्चे पे ट्रस्ट करना है। लेकिन जो दूसरी चीज़ है कि आपके बच्चे को नहीं पता कि मतलब दुनिया कितनी बड़ी, उन्होंने देखी नहीं है, आपने देखी हुई है,
तो आप उनको पुश करें आहिस्ता आहिस्ता। कोई अपने फ़ोन पे टिकटॉक 24 घंटे इस्तेमाल करता है, तो उसकी बजाय कि आप उनसे अपना फ़ोन छीनें कि वो चिढ़ें बच्चा, उनको पुश करेंगे, अच्छा भी तुम टिकटॉक देखते हो, तुम खुद क्यों नहीं अपनी बनाते कुछ। तो इसके दौरान वो बंदा सीखेगा वीडियोस किस तरह एडिट करते हैं, इस टाइप की चीज़ें। तो छोटी छोटी तरीक़ों से बच्चों को अपने मोटिवेट करें, उन पर यकीन रखें, ट्रस्ट करें, अच्छी उम्मीद रखें। तो भी यही मेन टिप्स होंगी, और फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करते रहें। और फिर जहाँ पे आपको नज़र आए आपका बच्चा इंटरेस्ट दिखा रहा है, उसको भी पुश करें, उसको रोके मत कि नहीं अभी तुम छोटे हो, अभी पहले ये ख़त्म कर लो, स्कूल पेपर पास कर लो, फिर सोचेंगे, इस टाइप की चीज़ें। क्योंकि अब वो ज़माना नहीं रहा, अब बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत तरक्कियाँ कर रहे हैं, क्योंकि घर में उन्होंने अपने इंटरेस्ट निकाले, ऑनलाइन सीख के, मतलब स्कूलों का इंतज़ार नहीं कर रहे कि नहीं अब पहले कॉलेज ख़त्म होगा फिर हम सोचेंगे क्या हाँ करें, इस बिल्कुल टाइप। ऐसा ही है। बल्कि बहुत सारे लोग तो रयान अब इसको पैरेलल लेके चल रहे हैं कि लाइक स्कूल कॉलेज में पढ़ भी रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन भी हासिल कर रहे हैं, सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, और वो बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि स्टार ऑन योर शोल्डर हो जाता है। तो वो इस वक्त की अहम ज़रूरत है कि आप साथ साथ सर्टिफिकेशन एंड ऑनलाइन कोर्सेज ज़रूर करते रहें। जी नहीं वही, अब जो पुराना जो मॉडल था वो यही था, मतलब आप जाएं, अच्छे मार्क्स लें, स्कूल ख़त्म करें, कॉलेज यूनिवर्सिटी, फिर उसके बाद आप दुनिया में आते हैं, अच्छा भाई अब मैं क्या करूं, क्या बिल्कुल कहाँ ऐसे ही। मास्टर्स स्पेशलाइज। लेकिन अब जिस तरह आपने कहा कि अब चीज़ें लोग पैरेलल कर रहे हैं, अब जैसे मेरा अपना है, मेरा खुद अपना काम फुल टाइम चलता है, पढ़ाई पार्ट टाइम चलती है। तो अब ज़माना इसका है, अगर आपको ज़िंदगी में आगे निकलना है तो आपको ये पैरेलल ही चीज़ें चलानी होगी, आपको मल्टीटास्किंग करनी होगी। अपना स्कूल किया, घर आए, ऑनलाइन चीज़ें की, ऑनलाइन ट्राई की, सीखी, तो अब ज़माना इसी का है अगर आपको आगे निकलना है। सही। आप कुछ जाते जाते इस प्लेटफॉर्म से कहना चाहते हैं रयान? मैं बस जो लिसने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उनको बस यही कहना चाहूँगा कि एक, अगर आप कोई स्टूडेंट हैं, कोई चीज़ जो आपको पता है, आपके दिमाग में आप कोई बड़ी चीज़ दुनिया में करना चाह रहे हैं, पता नहीं क्या है, कोई टेक्नोलॉजी में अपनी काम शुरू करना चाह रहे हैं, कुछ भी, नंबर 1 अपने आप पे यकीन रखें कि आप कर सकते हैं बड़ी चीज़ें। नंबर 2 कि ऑनलाइन रिसोर्सेज पर रीच आउट करें। एक है, अब मेरा भी अपने, आप लोग रेयान सिद्दीकी ऑनलाइन लिखें, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन वगैरह, कहीं भी मुझे मैसेज भेज दें अगर कोई चीज़ है जिसमें मैं मदद कर सकूँ। तो बस अपने आप पे यकीन रखें, जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं जो मतलब ऑनलाइन चीज़ें सीखना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, और फिर भरोसा रखें और बस कोशिश करते हैं। सही, थैंक यू सो मच रयान। और आपने बड़ा ज़बरदस्त किया कि यंगेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप बने हैं बहुत कम एज में, और यकीनन बहुत सारे जो इस तरह के लोग होते हैं वो आने वाले बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए भी मोटिवेशन होते हैं कि हाँ देखें उनके वालिदैन ने पुश किया तो आज रयान ने कुछ किया अपनी ज़िंदगी के अंदर, और बहुत यंग एज में किया। आप टीचिंग भी कर रहे हैं, अकेडमी भी रन कर रहे हैं, तो ये कोई इतना मसला नहीं है, सब लोग कर सकते हैं। लेकिन बात वही है कि आपका फोकस कहाँ है, आप अपने बच्चे के टैलेंट को किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, उसको किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं। तो अब Are you ready for the biggest budget of the year? अब सेव करो up to 70 rupees on Shoop and get unbelievable बचत का असली मजा। इसलिए Shoop Noodles पर। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज हम देख रहे हैं कि वर्ल्ड थिंकिंग डे मनाया जा रहा है, और थिंकिंग डे मनाने का मकसद ये है कि हम बहुत सारी चीज़ों में सोच विचार नहीं कर रहे होते। अपनी ज़िंदगी के अंदर दो तरह की सोचें होती हैं, एक तो पॉजिटिव थिंकिंग होती है और एक नेगेटिव थिंकिंग होती है। ये आपको किस तरीके से मोल्ड कर सकती है, आपकी ज़िंदगियों में कैसे चेंजेस ला सकती है, हम एक तो इस पर बात करेंगे। दूसरी बात ये कि ना सिर्फ पर्सनल लेवल पर लेकिन एज अ सोसाइटी या एज हम स्टेट बात करें तो इसमें भी बहुत बड़ा एक जो है रोल होता है। थिंक टैंक्स बनाए जाते हैं जो कि स्टेट के लिए फ़ैसले करते हैं और जो है उनको सोच विचार करते हैं कि आइंदा आने वाले वक्त में क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से बेहतरी आ सकती है। इसी तरह हम अपने घर में या अपनी ज़िंदगी में भी फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो उसमें भी हमें ज़ाहिर है सोच विचार करना होता है, सारे मेजर्स देखने होते हैं कि क्या किस तरह से हो सकता है। और साथ साथ हमें ये भी देखना है कि जो सोच है
अगर वो आप अच्छा सोचें तो कहते हैं ना कि हर चीज़ का अगर आप अच्छा और पॉजिटिव सोचें तो उसका इम्पैक्ट आपकी ज़िंदगियों के ऊपर भी आता है, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर भी आता है, आपकी हेल्थ के ऊपर भी आता है। तो ब्रेन और मेंटल हेल्थ जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कैसे जो है ना वो केयर किया जा सकता है। इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर उबैद खानज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं, न्यूरो फिजिशियन है, वेलकम टू द शो। साथ साथ डॉक्टर उरूज भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करते हैं शो में। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं ना कि ब्रेन हेल्थ की, या हम जैसे आज वर्ल्ड थिंकिंग डे भी मना रहे हैं, मकसद सिर्फ यही है कि जो सोच विचार इंसान की ज़िंदगी के अंदर कितने अहम रोल रखता है। पॉजिटिव थिंकिंग की भी हम बात करते हैं, नेगेटिव सोचें भी आ रही होती हैं, क्या रोल है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि ये जो हमारी सोचें होती है ना, ये हमारे ख्यालात का हिस्सा होती है और यही ख्यालात आगे चल के हकीकत पर मबनी हो जाते हैं। एक नई रिसर्च के मुताबिक कि इंसान को रोज़ाना कमोबेश 7,000 के करीब सोचा आती है, 7,000। अब मसला सारा है कि इंसान सोचता जो है वो सोचता किसके बारे में? अपने पास्ट के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में। ये रिसर्च प्रूवन बात बता रहा हूँ। अपने कैरियर के बारे में, मनी के बारे में, फैमिली के बारे में, जॉब के बारे में। ऐसा ही। और जो भी सोचता है वो नेगेटिव सोचता है। अब जब नेगेटिव सोचेंगे तो उसके असरात हमारी ज़िंदगी पर जो है ना वो असरअंदाज होंगे। अब होता क्या है कि जब हम नेगेटिव सोचना बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा जब हमें ख्यालात आने लग जाते हैं तो उसके असरात हमारी बॉडी के ऊपर पड़ते हैं, ना सिर्फ मेंटली बल्कि फिजिकली भी। मेंटली क्या होता है कि हमारी नींद डिस्टर्ब होने लग जाती है, जो कि नींद एक अल्लाह पाक का तोहफा है, लेकिन हमारी नींद डिस्टर्ब होने लग जाती है। इंसोम्निया के मसले यानी कि नींद का ना आना। सेकंड, आपको बॉडी एक जिस्म में दर्द होने लग जाता है। तीसरी, आपकी सोचें नेगेटिव हो जाती हैं, आप डिप्रेशन में जाने लग जाते हो। और सबसे बड़ा मसला जो ओवर थिंकिंग की वजह से होता है कि बार बार ज़्यादा सोचने की वजह से वो हमें क्या होता है, एंजाइटी डेवलप हो जाती है हमारे अंदर। और एंजाइटी खुद एक क्या होता है, लोग इसको बीमारी समझते हैं, बल्कि ये आपके एक अंदर की कैफियत होती है, जिसको अगर मैं उर्दू में बात करूँ या आम लेमन लैंग्वेज में बात करूँ तो उसको हम कहते हैं बेचैनी, घबराहट, ये होती है एंजाइटी। तो उसकी वजह से उसका शिकार हो जाता है। तो इसलिए ओवर थिंक की मतलब जो आपके टारगेट्स हैं उसके ऊपर सोचें और ये करें कि मतलब अब मसला पता है कि हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं यार ये काम मुझे करना है, ठीक है, और वो क्यों नहीं हुआ। मतलब काम हमारा होना ज़रूरी है, हमारा टारगेट ज़रूर अचीव होना है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि आज तरक्की पजीर हैं, ठीक है, उनका एक बहुत बड़ा नाम है, चाहे वो शोबिस से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो इंटरनेशनल पॉलिटिशियन हो, उनका एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन जब उनके टारगेट पूरे होने तो ये थोड़ी कि उन्होंने ज़िंदगी हार दी, गिव अप कर दिया। तो मतलब सोचें, बिल्कुल सोच आना एक नॉर्मल अमल है, लेकिन जब यही सोचें आपकी ज़िंदगी के ऊपर असरअंदाज हो रही है, यानी कि आपको फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब कर रही हैं, आपकी नींद को डिस्टर्ब कर रही हैं, आपकी हेल्थ के प्रॉब्लम हो रहे हैं, आपको हेल्थ के इश्यूज़ आ रहे हैं इन ओवर थिंकिंग के साथ, तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक बात। अच्छा, बात ये है कि जो अभी डॉक्टर साहब भी बात करें कि देखिए आप अपनी जो ओवर थिंकिंग की थिंकिंग प्रोसेस की जब हम बात करते हैं तो कैसे कन्वर्ट करें अपनी नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के अंदर, क्योंकि ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि हमें आ रहा था। और कुरान पाक भी सुन रही होती है तो उसमें भी अल्लाह ताला यही फरमा रहे हैं कि इंसान जो है वो जल्दबाज है। अल्लाह ताला ने फरमाया इंसान जो है वो नेगेटिव चीज़ों को जल्दी एब्जॉर्ब और उस तरफ बढ़ता है, शर की तरफ ज़्यादा हमारा जो है ना वो रुझान हो जाता है एकदम। तो कैसे रिवर्ट बैक करें? अच्छा, पहले तो ये समझे कि जो वर्ल्ड थिंकिंग डे की जो थीम है इस साल वो है भी थ्राइविंग फॉर द फ्यूचर, यानी कि हमें अपना फ्यूचर बेहतर करना है बेसिकली। तो उसके लिए जैसे पॉजिटिव थिंकिंग का आपने कहा ना, पॉजिटिव थिंकिंग इंपॉर्टेंट होती है लेकिन हर कोई नहीं अचीव कर सकता। उसकी रीज़न ये होती है कि हम लोग ये सोचते हैं कि हर चीज़ हमारे हाथ में है। हालांकि अगर थोड़ा सा एक्सेप्टेंस हो ना, ये एक्सेप्टेंस हमारी के जो हम लोगों की तो एज अ मुस्लिम बिलीव भी है ना कि किस्मत और तकदीर लिखी गई हुई है, उसके अकॉर्डिंगली चीज़ होती है। तो हम लोग वो चीज़ नहीं है, हमारी इतनी शायद फर्म बिलीफ नहीं होती, हम सोचते हैं कि हम खुद चेंज करेंगे चीज़ें। आपके पास अगर एक्सेप्टेंस होती है ना तो आप प्रेजेंट को एक्सेप्ट करते हैं, आप पास्ट के बारे में बहुत नहीं ज़्यादा सोचते। पास्ट से आप सीखते हैं, सोचने के बजाय उसके बारे में वरी करने के बजाय यू शुड लर्न फ्रॉम द पास्ट कि आपने क्या क्या मिस्टेक की थी, कहाँ पे आपने लैकिंग थी, आपकी एफर्ट कम था, कहाँ आपने गलत डिसीजन ली, उसको बेहतर करने के बारे में सोचें। तो तब आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग आएगी। हम लोग सोचते हैं कि हम फ्यूचर चेंज कर सकेंगे। फ्यूचर चेंज तब होगा जब हम अपना प्रेजेंट बेहतर करने के बारे में सोचेंगे। हम ये नहीं सोचते, हम लोगों का होता है कि हम फ्यूचर चेंज करेंगे और अगर उसमें ये चीज़ अफेक्ट नहीं होगी तो ये चीज़ें नेगेटिव इफेक्ट। हालांकि अगर हम उसको पॉजिटिव लेंगे हमारी हेल्थ भी बेहतर रहेगी। ज़ाहिर बात है हम लोग अपने कंट्रोल में चीज़ें जो कर सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल के अंदर चीज़ें क्या होती है कि हम अपनी हेल्थ बेहतर कर सकें, अपनी स्लीप बेहतर कर सकें, अपने खाने पीने का ख्याल रख सकें, अपने एफर्ट डाल सकें। हम लोग एफर्ट नहीं डालते, हम सोच में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। सोचने का मकसद सिर्फ थिंकिंग डे का मतलब ये नहीं कि आपने सोचना ही है, आपने एफर्ट
एफर्ट भी डालना है, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। तो ये चीज़ होती है, उसी से पॉजिटिव रिजल्ट आता है। और जब आप एक दफ़ा इस प्रोसेस में आ जाते हैं ना कि यू एक्सेप्ट कि हाँ ये गलती हो गई, हम इसको बेहतर कर सकते हैं, वहाँ से आपकी पॉजिटिव थिंकिंग होती है। एक्सेप्टेंस नहीं है हमारे अंदर। तो सबसे पहला स्टेप मैं कहती हूँ किसी भी चीज़ में, जब हम लोग लाइफस्टाइल मेडिसिन भी पढ़ते हैं या मैं एज ए डाइट कंसल्टेंट भी किसी को समझाती हूँ, तो मैं कहती हूँ फर्स्ट थिंग इज़ एक्सेप्टेंस। आपकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि हाँ ये चीज़ गलत हो रही है, तो वो चीज़ कम है हमारे यहाँ। एक्सेप्टेंस, देन उसको आप पॉजिटिव चेंज पे कर सकते हैं। इवन नेगेटिव थिंकिंग भी, ये लोग सोचते हैं कि हमें स्ट्रेस ले लूँ, ये एडमिशन नहीं होता कि हम बुरा सोच रहे हैं या हम बुरा कर रहे हैं कि यार मैंने गलत काम किया तो मेरी गलती है। ये सेल्फ आप अपने आप को जो कह रहे होते हैं ना डिग्रेड, वो भी गलत चीज़ हो जाती है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सोचें सिर्फ आ रही होती हैं, आप डेलिबरेटली नहीं कर रहे होते कि जैसे मैं सोचना चाह रही हूँ, ऐसा नहीं होता। लेकिन होता है ना कि रैंडम होता है, आप सोच रहे हैं और फिर वो सोचते सोचते वही वाली बात है कि सोचे में आपके दिमाग में खुद ही से आना शुरू हो जाती हैं। तो इस प्रोसेस को क्या ये कंट्रोलेबल है या ये नेचुरल है, होता ही है और रहेगा ही ऐसा? इस पर बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर भी हमारे साथ, उनको भी शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रमशा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हया, आप बताइए आप कैसे हैं? बस दोनों मेहमानों में मैं तो ठीक हूँ और हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखता हूँ। आजकल तो लिटरली रमशा मैं तो पॉजिटिव एनर्जी फैलाने की कोशिश करता हूँ ज़बरदस्त। खुसूसी नौजवानों में। असल में बात पता है कि क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे ट्रेनिंग ही ऐसी की थी कि हमेशा मुस्बत सोच रखने से आदमी की एक तरीके का इंक्रीजमेंट बढ़ती है। और आप कह रही ना कि किस तरह करें, तो मेरे ख्याल में इंसान को ना किसी हॉबी में आपको अपने आप को लगाना चाहिए, किसी न किसी चीज में इन्वॉल्व करना चाहिए, चाहे पैशन हो, लिसनिंग हो। तो डिप्रेशन, आप बैठे बैठे जब ज्यादा सोचते हैं तो आप डिप्रेशन मोड में चले जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल आज का यही है कि देखिए बात ये कि आजकल जिस तरह हमारी सियासत है, सारी चीजें हैं, मुल्क के हालात हैं, हर आदमी नेगेटिव सोच रखा है। वो कर कुछ नहीं रहा, लेकिन वो ये सोच रहा है कि कुछ ठीक नहीं होगा, सब बुरा होगा, सब बुरा होगा। बहुत सारे बच्चे इस चक्कर में बैठे हुए खाली कि यार यहाँ तो कुछ भी नहीं हो सकता, और हम वो इतने मायूस हो चुके हैं कि वो कुछ करना भी नहीं चाहते, बाहर जाने के चक्कर में यहाँ कुछ नहीं करते। तो ये कलेक्टिवली हमें एक पॉजिटिव एनर्जी की जरूरत देने की है, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि दुनिया में हर काम बुरा हो रहा होता है, अच्छे काम भी होते हैं। इस मुल्क के अंदर इतना पोटेंशियल है और अगर आप हिम्मत करें तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये एक जो कलेक्टिव मायूसी फैल रही है, फैलाई जा रही है, इसके इतने नेगेटिव असरात हैं। तो आप क्या समझते हैं, आपके जो एक्सपर्ट्स बैठे हैं, हम अपना क्या किरदार, जैसे मैं तो करता हूँ काम, लेकिन जहाँ बैठे वो कोई ना कोई नेगेटिव बात होती है तो उससे बड़े नौजवान डिप्रेस होते हैं। इसको खत्म करने के लिए क्या हमें क्या करना है? ठीक, वही वाली बात है, नेगेटिव थॉट प्रोसेस या नेगेटिव लोगों के अराउंड भी आपको देखें ना, एक टाइम पे आके आप अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अच्छा देखिए, इसमें क्या होता है कि जैसे जो हमारे भाई थे सवाल कर रहे थे कि अब ये मायूसी की पूरी वबा फैली हुई है, मुल्क के जिस तरह हालात हैं, जो भी चीज़ है मायूसी की वजह है, तो उसमें होता क्या है कि बंदा डिप्रेशन में चले जाता है। अब करना क्या होता है, बहुत सी जगह ऐसी हैं, बहुत से पाकिस्तान के एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर दिमाग के डॉक्टर मौजूद नहीं है। तो वहाँ पर फिर हम क्या करते हैं कि सोशल मीडिया के ज़रिए या इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ज़रिए और कैंपेन चलाते हैं और बताते हैं कि विदाउट मेडिसिन, दवाइयों के बगैर आपको इलाज करना है। अच्छा, वो इलाज क्या होता है, उसमें 4 से 5 चीज़ें, वो कोई भी करेगा तो इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। नंबर 1, डेली वॉक करना, 15 से 20 मिनट की डेली वॉक करना है। और मैं यहाँ बताता चलूँ कि वॉक करने से क्या होता है कि हमारे जिस्म के अंदर 2 केमिकल्स होते हैं, एंडोर्फिन और एनकेफ्रिन, वो रिलीज़ होते हैं। उन दोनों काम क्या होता है, ये कुदरती तौर पे पेन किलर होते हैं। नंबर 1, आपकी बॉडी का जो पेन है उसको ख़त्म करते हैं, डिप्रेशन को कम करते हैं। तो जब भी तो कहते हैं हरकत में बरकत है। आप वॉक करेंगे 15 से 20 मिनट, आपको जो एंडोर्फिन और एनकेफ्रिन रिलीज़ होगा। नंबर 2, आपको अपनी नींद अच्छी लेनी है। हमारे यहाँ पे सिस्टम क्या होता है कि रात के 4 बजे सोते हैं हम, या फजर की नमाज़ के बाद सोते हैं, जोर के वक्त उठते हैं, बोलते हैं हमारी नींद पूरी हो गई। ये नहीं है, असल नींद रात की नींद है। रात को आपको सोना है, रात की नींद पूरी प्रॉपर लेनी है आपको। नंबर 2, नंबर 3, आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी है। आजकल आप देखें हमारे हर जगह जंक फूड चल रहा है, और मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो कमर्शियल्स आते हैं, चैनल्स आते हैं, उसमें वो यही दिखाया जाता है कमर्शियल के अंदर कि भाई वो फला डील, फला बर्गर की डील, पिज़्ज़ा डील, वो रात के 12 बजे आ रही है। हालांकि रात के 12 बजे खाना कहीं नहीं है। एक्चुअल जो खाने का टाइम है वो रात मगरिब के बाद है। बहुत से कंट्रीज़ में तो मैंने देखा है, मैंने खुद टर्की में देखा था कि लोग असर की नमाज़ के बाद खाना खाते हैं, उसके बाद वो एक्सरसाइज करके सो जाते थे ईशा की नमाज़ के बाद। लेकिन यहाँ पर हमारी डील कितने बजे शुरू होती है, 11 बजे, 12 बजे। तो आप क्या मिडनाइट डील्स, और आप क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को कि आप 12 बजे खाना खाएं, जो कि नहीं है। अब आपको क्या वॉक करना है, जो मैंने बताया फ़ायदे, आपको अपनी प्रॉपर नींद लेनी, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, और अपना आपको पॉजिटिव रहना है। और ज़्यादातर वेजिटेबल्स जो होती हैं उसके ऊपर जंक फूड से अवॉइड करना है, क्योंकि केमिकल फूड होता है। और उसके साथ साथ अपने आप को पॉजिटिव रहना है। जो भी कुछ होगा ठीक है, देख लेंगे। देखिए हालात सारे अल्लाह की तरफ से होते हैं, ठीक है। इस सब पर हमारा बिलीव है कि अच्छा बुरा होना सब कुदरती तरफ से होता है। हमारा काम क्या होता है, मेहनत करना, एफर्ट डालना। बहुत से लोग
आपको ये बताऊं कि इसकी वजह से नेगेटिव थॉट्स की वजह से वो लोग अपने कामों वो एग्जाम नहीं देते बच्चे कि नहीं यार हम फेल हो जाएंगे। बहुत से लोग जॉब इंटरव्यूज नहीं देते, जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते, नहीं यार हमारी तो जॉब होनी नहीं है। तो वो कहते हैं ना कि कम से कम आप एग्जाम तो दो, एग्जाम में आप अपीयर हो गए, फेल हो गए, ये एक छोटी नाकामी है। आपने डर की वजह से एग्जाम नहीं दिया कि यार मैं फेल हो जाऊंगा, ये बड़ी नाकामी है। उसके ऊपर वो किसी शायर ने खूब पाया ना कि वो मंजिल तो मिल ही जाती है रुक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घरों में बैठे हुए हैं। हाँ सही बात है। अच्छा जैसे अभी अवैध बात कर रहे हैं, उसमें ब्रेन हेल्थ में या मेंटल हेल्थ में एक डाइट का एक बहुत बड़ा रोल है जैसे बताया, और एक लाइफस्टाइल का रोल है। आप किन चीज़ों को रेकमेंड करती हैं कि एक अच्छा हेल्दी ब्रेन रखने के लिए, एक हेल्दी अपने आप को रखने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं? देखो डाइट का ना मेरे ख्याल से अभी क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रहा है फोकस, मेडिसिन का भी लाइफस्टाइल मेडिसिन यही है कि आपने अपने लाइफ में क्या क्या चीज़ें रूटीन में चेंज करनी है, तो आपकी जो बेहतर है हेल्थ हो जाएगी और आपको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्लीप की जैसे बात की, तो स्लीप इंपॉर्टेंट इसलिए कि कॉर्टिसोल लेवल्स हमारे जो होते हैं पीक करते हैं सुबह के वक्त, जो सहरी का टाइम होता है। हम लोग जब रात में सोते ही नहीं है तो वो स्ट्रेस में बॉडी जाती है और हमारा पूरा सिस्टम जो होता है वो ख़राब होना शुरू हो जाता है। सिमिलरली डाइट में जब हम ज़्यादातर जंक फूड लेते हैं या बहुत ज़्यादा वाइट शुगर का या वाइट कार्ब्स का, रिफाइंड कार्ब्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी इन्फ्लेमेशन बढ़ती जाती है, टॉक्सिन्स बिल्डअप होते हैं, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी। जितनी इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी बॉडी में हमारी थिंकिंग पावर भी, कैपेसिटी भी कम हो जाएगी, हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब नहीं होंगे प्रॉपर्ली। उसके अलावा ये होता है कि जब हमारी ज़्यादातर ऑक्सीडेंट्स जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं और हमें एंटीऑक्सीडेंट्स का कोई भी रोल नहीं, जिसमें हमारे नेचुरल वाइटामिन आते हैं, वाइटामिन सी जैसे हम लोग लेते हैं या मिनरल्स लेते हैं, जिंक लेते हैं, तो वो नहीं लेते तो क्लियरिंग नहीं होती, टॉक्सिन्स नहीं क्लियर होते। उसकी वजह से जब हमें फिर मज़ीद क्रेविंग होती है, हम मज़ीद गलत खाना खाते हैं, स्पाइक्स आती है हार्मोन्स की, डोपामीन रिलीज़ होगा अगर शुगर खाएंगे, इंसुलिन रिलीज़ होगा, उस वक्त फॉर 15-20 मिनट्स हमें बड़ा अच्छा लगता है। जब वो नीचे जाती हैं तो सिवियर डिप्रेसिव और जो वो वाला मूड होता है ना वो स्टार्ट हो जाता है। तो अगर रेगुलर एक्सरसाइज करें, उसके साथ आप अच्छी हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट में क्या आता है, सब्जियां, मौसम की जो ताज़ा सब्जियां वो खाएं, फ्रूट्स खाएं। फ्रूट का इंटेक आप अपने दिन में एक दफ़ा सर्विंग रख लें। हम लोग फ्रूट भी रात में खाते हैं जो कि गलत है, हमें मिड डे स्नैक करके खाना चाहिए। जंक फूड का, जब प्रिजर्वेटिव्स वाली चीज़ों का कम इस्तेमाल करें, सॉफ्ट ड्रिंक्स कम लें, पानी पिए, पानी का इस्तेमाल अपना अच्छा रखें। तो ये चीज़ें बेहतर बिल्डअप करती हैं, हमारी ब्रेन की कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है इससे, थिंकिंग भी। और बच्चे भी आजकल देखा नहीं, जंक फूड खाते हैं फिर सो जाते हैं, पढ़ाई भी नहीं करते, डेफिशिएंट, क्योंकि उनकी गट भी नहीं सही से फंक्शन करती, तो डेफिशिएंसीज हो जाती हैं। आयरन डेफिशिएंसी होगी तो वैसे ही लेथार्जिक हो जाएंगे, सोचना तो दूर की बात है, वो उठेंगे तो सोचेंगे ना, तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं सारे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ये जो थिंकिंग प्रोसेस है या जो हम ब्रेन हेल्थ की बात कर रहे हैं, इस पर हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन पहले ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आके सवाल करूँ। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड थिंकिंग डे के हवाले से, मेंटल हेल्थ के हवाले से। तो सबसे पहले ये जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि सब बहुत सारे दिन ऐसे होते हैं ना, तो हम जब उन पर देख रहे होते हैं इनके कैलेंडर में, अच्छा जी आज ये दिन है, हमारे सामने आ रहा होता है, लेकिन इस दिन को मनाने का मकसद क्या है उस पर भी बात होना ज़रूरी है। तो डॉक्टर कुछ बताइएगा क्या मकसद है इस दिन का मनाने का? बेसिकली ये स्टार्ट हुआ था, गर्ल स्काउट ने स्टार्ट किया था, ताकि वुमेन हेल्थ एंड उनके राइट्स के बारे में जो है ना एक दिन होना चाहिए सोचने के लिए कि हमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करनी है, क्या चीज़ें इम्प्लीमेंट करें तो वो बेहतर हो सकती है। अब ये एक हैबिट फॉर एवरीवन, हर किसी के बारे बेहतरी के बारे में सोचना अब ज़रूरी हो गया, चाहे वो लड़कियां हों, लड़के हों, बच्चे हों, बड़े हों। तो इसलिए स्टार्ट हुआ था। बेसिक फोकस इस पर यही है कि वुमेन हेल्थ, जैसे हम लोग क्योंकि वुमेन राइट की बात बहुत करते हैं और वो यही होता है कि उनके बारे में बात कर लेते हैं, फिर आगे सोचते नहीं नेक्स्ट क्या करें। तो इस दफ़ा की थीम तो है भी कि थ्राइविंग फॉर द फ्यूचर, कि क्या आगे फ्यूचर चीज़ें हो सकती हैं जो ख़वातीन के लिए बेहतर हो। अच्छा ख़वातीन मशहूर भी है ना ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग के लिए, उल्टी उल्टी सोचें आ रही होती हैं, बहुत ज़्यादा सोचती हैं, जो नहीं भी ख़राब होना होता है वो भी। एक्चुअली फीमेल्स का जो है ना एक अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली जो हार्मोन सिस्टम है ना वो भी ऐसा वर्क करता है कि विद एज उनका, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन लेवल्स लो होना शुरू हो जाते हैं, उसकी वजह से, क्योंकि वो चीज़ें वो होती हैं जो हमारे मूड्स को ना बैलेंस कर रही होती है फीमेल्स के। जब वो कम होना शुरू होती हैं तो फीमेल पैनिक बहुत करती हैं, स्पेशली जिन ख़वातीन में प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स लो होते हैं उनको पैनिक अटैक्स का बाकायदा आता है। रिपोर्टेड केसेस हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि मैं अपने से कह रही हूँ, रिपोर्टेड केसेस हैं। तो जिनके जो ही मीनोपॉज की तरफ जाना शुरू करती है, प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स डाउन होना शुरू करते हैं, तो ज़्यादा थिंकिंग, एंजाइटी, ज़्यादा ज़रा सी कोई बात होगी उसके बारे में
सोचेंगी भी और परेशान भी होंगी। तो ये एक ख़वातीन का ये भी चीज़ है, नेचुरली बिल्ट अप इस तरीके से होता है। हाँ, उसको बेहतर किस तरह किया जा सकता है कि अगर आप डाइट अपनी अच्छी रखते हैं या अपना लाइफस्टाइल बेहतर करते हैं तो आप ये हार्मोन्स बैलेंस करते हैं, और जब इवन मेनोपॉज की तरफ जो ख़वातीन जा रही होती है वो भी एकदम से नहीं फिर हार्मोन्स चेंज होते, वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रॉप होते हैं, तो आप कोप अप करने का आपको टाइम मिल जाता है। इस वजह से थिंकिंग भी आपकी बेहतर होती है। जब आपका मूड अच्छा होता है तो आप अच्छा ही सोचते हैं ना हर चीज़ के बारे में, मूड ख़राब होगा तो हर चीज़ बुरी लग रही होगी, एंड फिर नेगेटिव थॉट्स भी ज़्यादा आती हैं। तो फीमेल अगर वही बात है, ख़वातीन अगर अपने बारे में सोचें, थोड़ा सा अपने ऊपर भी फोकस करें। हम लोग प्रायोरिटाइज़ नहीं करते। एक माँ होगी तो बच्चे का ख्याल रखेगी, अपने हस्बैंड का रखेगी, सास ससुर है, घर में कोई बड़ा है उस सब का ख्याल रखेगी। जो ही मैं कहती हूँ खाने पीने में अपने बारे में, तो मेरे पास तो टाइम नहीं है। अपने आप को भी प्रायोरिटाइज़ करना, तो ये बेसिकली थिंकिंग डे ये इस वजह से ये कि हर कोई अगर अपने बारे में भी सोचे, अपने एज अ हेल्थ आपकी प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए, कि आपकी हेल्थ होनी चाहिए और आपकी जो है ऑनर होना चाहिए। ये हमारी दो चीज़ें जो हम प्रायोरिटाइज़ नहीं करते। मेरे ख्याल से जो रिस्पेक्ट है ना, उसमें सबसे टॉप पे सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर योर ओन सेल्फ, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि हम लोग पीछे कर देते हैं। तो हम लोग रिस्पेक्ट में समझते हैं सिर्फ ईगो आनी चाहिए। ईगो इज़ नॉट रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट अपनी हेल्थ का रिस्पेक्ट करें, अपने ऑनर का रिस्पेक्ट करें, अपनी बाउंड्रीज़ का रिस्पेक्ट करें। बिल्कुल ऐसा ही है। और ये सारी चीज़ें लिंक्ड होती हैं आपकी जो है ना वो ब्रेन हेल्थ से, मेंटल हेल्थ से। जब आप हेल्दी होंगे, अच्छा सोचेंगे, आपका दिमाग अच्छा, दिमागी सेहत अच्छी होगी, तभी डॉक्टर साहब ये ऐसा हो सकेगा। कैसे कर सकते हैं उसको? अच्छा देखिए, सबसे पहले बता दूँ मेंटल हेल्थ होती क्या है। हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना हुआ कि वो दिमागी सेहत, हम जल्दी सो रही है, जल्दी उठ गए, ये एक फैक्टर है, जल्दी सोना जल्दी उठना। मेंटल हेल्थ एक्चुअली होती क्या है कि अगर आपको देखिए माशरे में सबको चैलेंजेस होते हैं, उस चैलेंज को आपको फेस करना है। ठीक है, आप माशरे के अंदर कितना जो भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, चाहे आप हेल्थ की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आप चाहे इंजीनियर हैं, IT फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, माशरे के लिए कितना फाल किरदार अदा कर रहे हैं और लोगों के लिए कितने कारगर साबित हो रहे हैं, और जो भी रोज़मर्रा के चैलेंजेस हैं उसको आप किस तरह फेस कर रहे हैं, किस तरह हैंडल कर रहे हैं, ये तमाम अगर आप ये सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में कर रहे हैं तो ये मेंटल हेल्थ कहलाती है, यानी कि अच्छी मेंटल हेल्थ। अब इसको किस तरह बूस्ट करना पड़ता है, किस तरह उसको अच्छा करना पड़ता है, इसके लिए मेडिसिन वगैरह, थेरेपी वगैरह सब एक तरफ। आपको खुद क्या करना होता है, इंफरादी तौर पे आपको क्या करना होता है कि आपको जो चीज़ें मैंने बताई थी, अच्छी नींद का लेना, प्रॉपर नींद का लेना, प्रॉपर डाइट, आपको वॉक करना है। ठीक है, वॉक के मैंने फ़ायदे बता दिए, ये तमाम। और सबसे बेहतर काम क्या होता है कि आपको अपने काम के ऊपर फोकस रखना है। ठीक है, क्योंकि आपको कंसंट्रेट करना अपने काम के ऊपर। मसला सारा ये है कि जब हम अपने काम जो होता है, जो भी हमारे काम होता है, जो भी हमारा वर्क होता है, उसको हम वो इबादत समझ के नहीं करते। मैं आपको एक बात बता चलूँ कि अगर आप जो भी आपके फील्ड, जिस फील्ड से भी आप ताल्लुक़ रखते हैं, अपने काम को एक अच्छे और दिल के साथ करेंगे, तो वो कहते हैं ना कि वर्क इज़ अ वर्कशिप, वर्क इज़ अ थेरेपी। आप जो काम करेंगे, जो भी काम करें, आप ऑफिस जा रहे हैं, ये भी आपकी एक थेरेपी है। इससे आप डिप्रेशन से, नेगेटिव थॉट्स वगैरह से बच सकते हैं, बजाय इसके कि आप घर में बैठे हुए। घर में बैठने से आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, आपको नेगेटिव थॉट्स भी आ सकती है। ठीक है, आपको मेंटल हेल्थ के भी इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको मेमोरी की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। अब जब आप इन सब चीज़ों से बचना चाहेंगे, आप चाहेंगे इन तमाम चीज़ों से बचा जाए, तो आप काम करें, कोई भी काम करें। अक्सर बेशतर आपने लोगों को देखा होगा, जो लोग रिटायर हो जाते हैं वो क्या करते हैं, गार्डन के अंदर पानी लगाते हैं। ठीक है, या अपना कोई कारोबार शुरू कर लेते हैं, ताकि उनको पता है कि अगर घर में बैठेंगे तो और ज़्यादा मेंटल हेल्थ के इश्यूज़ आएंगे। तो किसी भी काम के अंदर लग जाना, कोई भी ऐसा काम, अच्छा काम, पॉजिटिव वे का काम बात कर रहा हूँ, उसमें करना, वो आपकी एक थेरेपी भी होती है। तो दोबारा मैं कहना चाहूँगा कि वर्क इज़ अ वर्कशिप एंड वर्क इज़ अ थेरेपी। एक और कॉलर है हमारे साथ, उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब बात कर रहे हैं और क्या सवाल है आपका? फरमाइए। जी डॉक्टर उबैद अहमद। आपकी लाइन कट रही है, प्लीज़ थोड़ा आगे पीछे हों फिर बात करें। जी अब सही है? जी 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 डॉक्टर उबैद अहमद खान साहब से सवाल है मेरा कि डॉक्टर साहब, जो बच्चे थोड़ा सा जो है वो एबनॉर्मल होते हैं ज़हनी तौर पर या जिस्मानी तौर पर, तो उनके लिए तो आप काम कर ही रहे हैं। तो मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि जो जिन बच्चों में पट्टों की या ज़हनी कमजोरी होती है, उनका इलाज जो है वो कितने अरसे तक जो है वो करवाना पड़ता है? सही, कुछ पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब? अच्छा, पट्टों की कमजोरी किससे, पट्टों की कमजोरी से मुराद क्या? पट्टों की तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? जैसे बच्चे के अंदर जो है ना पट्टों की कमजोरी है, उसके साइज में और हाथों में जो है वो कमजोरी है, उसको चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। सीढ़ियाँ चढ़ने में प्रॉब्लम होती है? जी, थोड़ा तो उसको चलने में प्रॉब्लम होती है, उसके जो है ना आम जिंदगी में भी शायद चलने में प्रॉब्लम होती है। उम्र कितनी है बच्चे की, एज बताएं? एज 16 साल उम्र है। और ये बचपन से प्रॉब्लम है या अभी होना शुरू हुई है? नहीं, अभी तकरीबन 3 साल पहले हुई है। 3 साल से शुरू हुई है प्रॉब्लम? जी ठीक है। फैमिली में इस तरह मसला नहीं है? फैमिली में नहीं, फैमिली में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर साहब। ठीक है, ठीक है, इससे मैं बात करूँ। जी बताइए। अच्छा, उसमें होता क्या है कि जिस तरह बता रहे हैं साहब के
शायद जावेद साहब नाम था। जी, जावेद। हाँ, जावेद साहब जिस तरह बता रहे हैं कि पट्ठों की बीमारी तो बहुत सारी होती है, लेकिन जिस तरह बता रहे हैं कि 3 साल की उम्र में स्टार्ट होगी, बच्चा पहले बिल्कुल ठीक था, तो फैमिली टू फैमिली भी रन करती है। ठीक है, अब ये तो खैर टॉपिक हटके हो जाएगा, लेकिन इनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल ठीक है, तो पट्ठों में क्या था, उसमें पट्टे सुकड़ना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए फिर बायोप्सी होती है। बायोप्सी में पता चलता है कि आय के जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होती है पट्टों की, ये वो बीमारी है या नहीं, लेकिन वो बायोप्सी से पता चलता है। फिर उसकी अगर वो डायग्नोस हो जाती है पट्टों की बीमारी, तो उसका तो ऐसा कोई खास पूरी दुनिया में इलाज नहीं है, बस सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है कि मतलब जो लॉस हो चुका है वो हो चुका है, अब आगे लॉस होने से बचाएं, और कुछ दवाइयाँ ऐसी दें कि डिजीज़ प्रोसेस स्लो हो जाए। जहाँ बीमारी को 4 साल में बढ़ना है, दवाइयाँ देने से 6 साल में बढ़े। फिजियोथेरेपी, जिम थेरेपी और काउंसलिंग करनी पड़ती है इसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, काउंसलिंग बहुत मैटर करती है। हमने जैसे आपने कहा ना, ब्रेन और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत सारे लोग ऐसा हो रहा है कि मुख्तलिफ चीज़ों का शिकार हो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं, उनको आप थोड़ा सा भी काउंसिल करें वो ठीक हो जाते हैं, वरना वो ये डिप्रेशन में जा रहे हैं, एंजाइटी में जा रहे हैं, स्ट्रेस में जा रहे हैं। तो ये काउंसलिंग ज़िंदगी में कितनी मैटर करती है। हम अगर वेस्ट में उठा के देखें या ख़ास तौर पर हम दीगर जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उनमें हम देख लेंगे हर चीज़ के अंदर वो काउंसिल कर रहे हैं, पेरेंट को भी कर रहे हैं, मैरिज काउंसलिंग भी हो रही हैं, डिवोर्स काउंसलिंग्स भी हो रही हैं, तो हर फेज़ में वो काउंसिल कर रहे हैं। हमारी ये प्रोसेस नहीं है काउंसलिंग का। हाँ, काउंसलिंग होनी चाहिए, बिकॉज बातचीत से ना काफ़ी सारी चीज़ें भी रिजॉल्व होती हैं। आपको इंटरनल कुछ चीज़ें होती हैं जो आप एज अ थर्ड पर्सन जज कर लेते हो, और जो पेशेंट होता है वो नहीं जज कर पा रहा होता। तो वही बात है कि जैसे मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो आप इमोशनल हेल्थ भी हमारी इसी पे डिपेंडेंट होती है। तो अगर आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी है और मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आप एक अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग की बहुत बड़ा अब तो मेरे ख्याल से डॉक्टर्स जितने भी होते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की स्पेशलिटी से हो, उनको काउंसलिंग करना पड़ता है। आप मेडिसिन भी दे दो तो आपको आजकल एक्सप्लेन करना पड़ता है, और उसमें ये कि आप ऐसे मेडिसिन उठा के भी नहीं दे सकते, क्योंकि कभी कभी अंडरलाइंग ऐसी चीज़ें होती हैं जो पेशेंट नहीं ले पा रहा होता। आप किसी को सप्लीमेंट्स भी एडवाइस करते हैं ना, तो वो कोई जब पता चलता है बातचीत में कि पेशेंट कह रहा है कि मैं तो जब भी सप्लीमेंट लेती हूँ मुझे ब्लोटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो वो उस पर भी बातचीत करनी पड़ती है। तो बातचीत करके भी आप काफ़ी सारी चीज़ें रिजॉल्व कर सकते हैं। और ये कॉलर थे, इनकी एक चीज़ है कि इनको ये भी पढ़ लें कि बच्चों को सिर्फ वीकनेस हो रही है, कि ऐसा तो नहीं, क्योंकि आजकल मेरे पास जो बच्चे आते हैं ना, ओवर ईटिंग, इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो रही होती है, बिल्कुल एक्टिविटी नहीं होती, उसमें भी मसल वीकनेस इस तरह स्टार्ट हो जाती है कि आप यूज़ नहीं कर रहे, आपके लिगामेंट्स, आपकी बोन स्ट्रॉन्ग नहीं हो रही होती। तो पहले वो भी देख लें कि वीकनेस वो मेडिकल इशू है भी, कि बच्चा ही ऐसा है कि खाना पीना उसका ख़राब है, बिल्कुल कोई एक्सरसाइज नहीं है, खेल कूद नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई न्यूट्रिशन कोई नहीं प्रॉपर, क्योंकि आजकल बच्चे जंक फूड पे ही फूलते जा रहे हैं। तो अंदर सप्लीमेंट्स कोई भी नहीं ले रहे होते, प्रॉपर न्यूट्रिशन कोई नहीं होती, फ्रूट्स वेजिटेबल्स नहीं ले रहे होते, मिनरल्स की एक्सट्रीम डेफिशिएंसीज चल रही होती है, मैग्नीशियम प्रॉपर नहीं होता, तो उसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ ज़ाहिर बात है किसी को दिखाएंगे तो पता चलेगा, वो जो भी होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अब ये काउंसलिंग की बात करें, डॉक्टर साहब ने भी कहा कि एक जो डॉक्टर होता है वो आपकी बात ही सुन ले, या घर में भी कोई एक बड़ा हो या जो आपका दोस्त हो वो भी आपकी बात सुन ले, तो आपके बहुत सारे खदशात या हम सोचें कहते हैं ना वो बहुत माइल्ड हो जाती हैं, या आपको एक वे आउट मिल जाता है कि यार अच्छा ये ऐसे भी हो सकता है। तो इस चीज़ का कितना किरदार है आपको डिप्रेशन से निकालने के लिए, स्ट्रेस से निकालने के लिए, एंजाइटी से निकालने के लिए, और डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी जो है वो उसको कैसे भगा सकते हैं, क्यों हो जाता है इतना? अच्छा देखिए, इसमें एंजाइटी, डिप्रेशन क्या होता है कि एक वो डिप्रेशन को अगर मैं आम रूप में बताऊं तो मायूसी, और मायूसी आपको पता है हमारे मज़हब में जो है ना वो मना है, मायूसी कुफर है, ये भी किया जा सकता है। ठीक है, तो मायूसी यानी कि बिल्कुल ही आप हर चीज़ से नाउम्मीद हो गए, उदासी, मायूसी, ये डिप्रेशन का। अब डिप्रेशन की अगर हम इससे रिलेटेड काउंसलिंग करें तो यही होता है कि पेशेंट को हमें ये बताना पड़ता है कि काम हो सकता है। एक तो मसला सारा है कि हमारे यहाँ पे डिप्रेशन के अलावा अगर मैं बात करूँ, किसी भी के घर में कोई भी फैमिली मेम्बर को अगर कोई दिमाग का मसला हो जाए तो वो उसको क्या समझते हैं कि वो स्टिग्मा, एक दाग, नहीं यार इसका दिमाग का मसला हो गया, अब इससे बात नहीं करनी, इसको साइड में कर दो, एक कमरे में बंद कर दो, या अलग थलग कर दो, किसी शादी में लेके नहीं जाना। ऐसा नहीं है। 90% जो दिमाग की बीमारी है तो काउंसलिंग से, थेरेपी से और मेडिसिन से ठीक हो जाती है। तो डिप्रेशन में भी ये होता है कि आपको 3 से 4 चीज़ें करनी होती है। एक तो काउंसलिंग सेशन होते हैं, उसके साइकोथेरेपिस्ट के पास हम भेजते हैं। नंबर 2 मेडिसिन, और नंबर 3 डाइट। ठीक है, डाइट में क्या देना पड़ता है डिप्रेशन के मरीजों को, जैसे कि वो योगर्ट, दही हो गई, ठीक है, खजूर, ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं। और उसका हम ये मशवरा देते हैं कि आपको डेली वॉक भी करनी है। वॉक के फ़ायदे मैंने आपको बता दिया, एंडोर्फिन, एनकेफ्रिन, कन्वर्सेशन करनी है। आपको पता है ये एक स्टडी हुई है, उसके मुताबिक दुनिया में जो डिप्रेशन के मरीज़ हैं उसमें से 90% वो लोग हैं जो किसी से कन्वर्सेशन करते ही नहीं है, ना किसी पार्टीज़ वगैरह के अंदर, शादी वगैरह के अंदर आते जाते हैं। अब जब आप एक घर के अंदर बैठे रहोगे, एक कमरे के अंदर बैठे रहोगे, कन्वर्सेशन होगी नहीं, मोबाइल बंद करके बैठे हो, किसी से आप मिलते नहीं हो, तो नेगेटिव थॉट्स तो आएंगी।
जब नेगेटिव थॉट्स आएंगी तो आपकी डिप्रेशन का सबब बनेंगी। तो डिप्रेशन से बचने के लिए सबसे पहला काम क्या होता है कि आपको कन्वर्सेशन करनी है। भले रिश्तेदारों के पास जाएं, संडे को किसी पार्क में चले जाएं, अपने दोस्त बनाएं, दोस्तों के साथ उठे बैठें, बातें करें, और उसके साथ साथ जो भी आपका काम है उस पर आप जो है ना वो तवज्जो दें। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अगर किसी को डिप्रेशन का मौत हो जाए तो 2 साल की छुट्टी लेके बैठ जाता है। वो तो डिप्रेशन बजाय ठीक होने को और बढ़ गया। मैं दोबारा वही बात बोलूँगा कि आप जब वर्क पे जाते हैं, आप काम पे जाते हैं, तो वो भी आपकी थेरेपी है, वो भी आपकी ट्रीटमेंट है। वही वाली बात है कि आप इसको कैसे चैलेंज से निपटते हैं और इसको कितना देखें, काम करना, निकलना रोज़ घर से बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग भी हो जाता है कभी कभी, लेकिन आप ये हमेशा सोचें कि जो आप कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, अपनी मोटिवेशन क्या है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब, जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे, ब्रेन हेल्थ के हवाले से बात हुई, मेंटल हेल्थ के हवाले से बात हुई, थिंकिंग डे के हवाले से बात हुई, तो आप सब इसको कैसे कंक्लूड करेंगे? सबसे पहले उरूज आप, क्योंकि अभी हम ये देख रहे हैं कि दिन तो हम मना लेते हैं लेकिन अपनी ज़िंदगियों के अंदर उस दिन के बाद चेंज नहीं लेकर वही बात है, इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट कैसे और करें? मोटिवेशन, जैसे आपने कहा कि मोटिवेशन ये होनी चाहिए कि हमने अपने आप को बेहतर करना है। हम लोगों से और दुनिया से एक्सपेक्टेशंस कम करके अपने आप को बेहतर करें हर चीज़ में। मैं वही बात है, मेंटल हेल्थ में भी, इमोशनल हेल्थ में भी, फिजिकल हेल्थ में भी, अगर अपने आप पे वर्क करेंगे ना तो चीज़ें बेहतर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है डॉक्टर साहब। हाँ, इसमें बस ये होता है कि जो प्रॉपर चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को अच्छा करती हैं, मेंटल हेल्थ में आपकी इजाफा होता है, बेहतर होती है, वो आप काम करें। जैसे वॉक करें, प्रॉपर अपनी नींद लें, और ये सोचें कि आप अपनी खुद मेडिसिन है, आप खुद अपनी थेरेपी है, आप खुद अपने इंजेक्शन है, आप खुद अपने डॉक्टर हैं। जो काम आप अपने लिए अच्छा कर सकते हैं वो आपको कोई थेरेपी, कोई मेडिसिन, कोई डॉक्टर के जरिए नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही, लेकिन साथ साथ इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि बहुत सारी ना हम एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा तारी कर लेते हैं, एक्सटर्नल सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, किसी दूसरे की वजह से अपनी ज़िंदगी और अपनी सेहत को ख़राब कर रहे होते हैं। तो हमें इस चीज़ से भी बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसने ऐसा कह दिया, उसने काले को गोरा कह दिया, गोरे को काला कह दिया, मोटा पतला, इन चीज़ों को हम इतना सीरियस ले रहे हैं कि उसमें भी लोग डिप्रेशन में और स्ट्रेस में जा रहे होते हैं। आप तो इस तरह के केसेस बहुत क्लोजली देखती होंगी। इसी वजह से कहती हूँ ना कि अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, दुनिया से एक्सपेक्टेशन लगाना छोड़ दें। उनकी एक्सपेक्टेशंस तो आप कभी पूरी नहीं कर सकते। तो अगर हर कोई अपने ऊपर फोकस करेगा ना, मेरे ख्याल से तो ये जो इंटरफेरेंस है ये भी कम हो जाएगी। लेकिन हर कोई आइडियलिस्टिक होना चाह रहा है ना कि मुझे मीरा बनना है, रीमा बनना है, मुझे वही जो है वो चाहिए, स्टेटस चाहिए, मुझे वही कपड़े चाहिए। एक तो मसला ये टिकटॉक स्टार्स ने भी जो है ना बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया है लोगों को, तो उस रेस में जो है ना भी मेंटल डिप्रेशन में बच्चे जा रहे हैं आजकल। जो खुशी है ना इंसान की, वो किसी अचीवमेंट या सक्सेस से रिलेटेड नहीं होती। सक्सेस ये होता है कि आप जिस सिचुएशन में आप उसमें खुश हो और बेहतर करने के लिए कोशिश करें, लेकिन खुश उसी सिचुएशन में हो। बेहतर करने के लिए तो किसी ने नहीं रोका, एम्बिशन तो रोकने के लिए किसी ने नहीं कहा, बट जो सिचुएशन है उसमें खुश रहना जो है ना, ये सबसे बड़ा सक्सेस है। कंपटीशन जो है वो हेल्दी हो तो अच्छा रहता है, लेकिन ये कंपटीशन भी आपको नेगेटिव थॉट्स की तरफ लेकर चले जाता है कि आप उसकी रेस में लग जाते हैं। वेरी क्विकली डॉक्टर साहब। हाँ, उसमें ये होता है कि आपके पीछे से प्रेशर होता है, फैमिली का प्रेशर होता है कि जिस कंपटीशन में भी, जिस एग्जाम में भी आप बैठे, आप पास होकर दिखाएं। और तो और बच्चों के ऊपर ये प्रेशर होता है कि आप अच्छे नंबर लेके दिखाएं। तो उस चक्कर में बेचारे वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं, जिसके नंबर नहीं आते। तो यहाँ मैं एक जितनी भी फैमिलीज हैं उनको यही मशवरा देना चाहूँगा कि खुदाया अपने बच्चों को ये बोलें कि ठीक है, इतना प्रेशर नहीं डालें उनके ऊपर कि आपको पोजीशन लेनी है, आपको पास ही होना है। जो एग्जाम, ठीक है, बहुत सी दुनिया में एग्जाम होते हैं जिसमें लोग फेल होते हैं। सही, बिल्कुल ऐसे ही। तो फेल होने से भी ना घबराएं, उसको भी पॉजिटिव लें कि अगली बार फिर मेहनत करनी है और अच्छा करना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर उबैद एंड डॉक्टर उरूज, आप दोनों ने वक्त दिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। रमशा कमर और टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।